भाई भाई भाई, किस्मत देखो मेरी। मतलब जब भगवान मेरी लाइफ का प्लॉट लिख रहा था ना, तो पक्का हाई होके बैठा था। 12 साल की उम्र में मैंने सीधा पूरे डोलियो कॉन्टिनेंट की सबसे डेंजरस और खूंखार बंदी से पंगा ले लिया। बीबी डोंग, 90+ लेवल की टाइटल डोलियो और सीधे स्पिरिट हॉल की सुप्रीम पोप। एक वक्त का खाना खिलाया और भाई साहब, उनकी पूरी सोल पावर स्वाहा। चेहरा एकदम पीला, हाथ पैरों से ऐसे कांप रहे थे जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मैडम को लगा मैं उनके साथ कोई कांड करने वाला हूँ। जायज़ भी था। आखिर ची शुंजी ने अतीत में उनके साथ यही नीच हरकत जो की थी। पर भाई, तेरा हीरो भी दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है। मैंने बस अपनी रेड क्राइंग स्वॉर्ड निकाली, उनकी गर्दन पर टिकाई और धीरे से एक मंत्र फुसफुसाया, शमन इन यांग डिवाइन डोमेन। और भाई, वहां से दुम दबाकर दीवार के सहारे भाग निकला। भागने से पहले एक धांसू लेटर भी छोड़ दिया। मैडम जी, आपका चमचा जा रहा है, ये नेकलेस संभाल के रखना, फेंकने का नाटक मत करना, उड़ के वापस मेरे पास ही आ जाएगा। अगले दिन जब पोप साहिबा ने लेटर पढ़ा होगा ना, भाई साहब, गुस्से में पोप की गद्दी का आधा हिस्सा हाथ से भींच के तोड़ डाला। दांत भींचकर मुंह से बस 3 शब्द निकले, क्रिसेंथिमम डोलुओ तियांदो सिटी। इधर मैं चेहरे पर गोल्डन हाफ मास्क लगाए तियांदो सिटी की सड़कों पर टहल रहा था। हवा में एकदम आजादी की खुशबू थी भाई। यहाँ आने के 2 ही सॉलिड प्लान थे। पहला, अपने बूढ़े दुगुबो का जहरीला जड़ी बूटियों वाला गार्डन हड़पना। और दूसरा, क्राउन प्रिंस के महल जाके अपनी उस छोटी मिस नखरेबाज से मुलाकात करना। आखिर डोलुओ कॉन्टिनेंट में री इनकारनेट होने के बाद अगर दुगुबो की संपत्ति नहीं लूटी तो भाई घंटा लाइफ का मजा लिया। हिसाब लगाऊं तो 3 दिन से दुगुबो के बंगले के बाहर चक्कर काट रहा था, पर बंदा हत्थे ही नहीं चढ़ रहा था। पक्का अपने गार्डन में जड़ी बूटियों की धुनी रमाए बैठा होगा। और उधर तियान रेंजुए से मिलने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हाथ खाली थे। बिना किसी महंगे गिफ्ट के जाता तो अपनी बेइज्जती तय थी। ऊपर से दुगुयान भी अपनी एकेडमी में दुबकी बैठी थी। कुल मिलाकर बूढ़े दुगुबो को धरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तभी मेरी नजर खुली हवेली के गेट पर पड़ी और चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। हे, दुगुबो ओल्ड मैन, आखिरकार तू मेरे जाल में फंस ही गया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई और शरीफों की तरह वेट करने लगा। जी जनाब, जरा रुकिए, मैं अभी मालिक को इत्तला करता हूँ। नौकर अंदर भागा। मालिक, बाहर एक लड़का आया है, बोल रहा है आपका कोई पुराना जानकार है, आपसे मिलना चाहता है। अंदर से कड़क आवाज आई। अबे बकवास मत कर, मेरा कौन सा जानकार निकल आया बे, भगा साले को। नौकर मुड़ने ही वाला था कि अंदर से फिर कड़कदार आवाज गूंजी, रुक, आने दे उसे। नौकर के पीछे पीछे जब मैं आंगन पार करके गया तो देखा बूढ़ा दुगु बो पोर्च में बैठा हुआ है। अबे लौंडे, मेरा कोई पुराना जानकार वानकार नहीं है, बता क्या काम है। अगर कोई ढंग की बात नहीं निकली ना, तो यहीं गाड़ के अपने पेड़ों की खाद बना दूंगा, दुगुबो ने मुझे घूरते हुए कहा। मूड उसका एकदम सड़ा हुआ लग रहा था। मैं मास्क पहने पहने मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, छोटा भाई बाई यू, प्रणाम स्वीकार करें दुगु गॉड। वैसे क्रिसेंथिमम डोलुओ को तो आप अपना पुराना जानकार ही मानते होंगे ना। दुगुबो का दिमाग भन्ना गया। वो सुअर का पिल्ला, वो किस एंगल से मेरा जानकार है बे, जानी दुश्मन है मेरा, तू उस बुढ़े का चमचा है। निकल यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए और खून खराबा हो जाए। उसकी सिफारिश मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं हिला तक नहीं, बल्कि उल्टा जाके उसकी स्टोन चेयर पर चौड़ में बैठ गया। अरे मैंने क्रिसेंथिमम डोलुओ से आपके बारे में बहुत सुना है। उनकी बातें और आपकी ये फूली हुई शक्ल देखकर समझ आ गया। सच में, मैंने आज तक ऐसा बेवकूफ नहीं देखा जो जहरीली कला की प्रैक्टिस करके खुद को ही मौत की कगार पर ले आए। दुगुबो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसकी टाइटल डोलुओ वाली किलर वाइब्स और प्रेशर मुझ पर टूट पड़ा। लौंडे, तेरी खोपड़ी सटक गई है क्या, जो यहां मरने चला आया। अरे बाबा, अपनी ये 90 लेवल वाली हवा किसी और को दिखाना। मैंने तुमसे बड़े बड़े महारथी देखे हैं। मैंने चुटकी बजाई और मेरे चारों तरफ इन यांग डोमेन की ब्लैक एंड व्हाइट ताई चीरिंग घूम गई। दुगुबो ने हैरान होकर अपना प्रेशर वापस खींचा। तू तू आखिरकार है कौन और चाहता क्या है। मैंने अपना डोमेन समेटा और अपना गोल्डन मास्क उतार दिया। ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं स्पिरिट हॉल का होली सन सेंट बाई यू हूँ। आज आपके पास एक तगड़ी डील लेकर आया हूँ। डील बहुत सिंपल है। मैं आपकी बॉडी का सारा जहर और आपकी फैमिली में पीढ़ियों से चला आ रहा वो खतरनाक पॉइजन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बदले में आपकी वो जहरीली जड़ी बूटियों वाली जगह मेरी, और आप आज से स्पिरिट हॉल के बंदे। हा, बकवास बंद कर। दुगुबो हंस पड़ा। तू चाहे स्पिरिट हॉल का राजा ही क्यों न हो, मेरे सामने शेखी बघारेगा तो मुंह की खाएगा। मैंने ठंडी सांस भरी। यार, इन बुड्ढों को जब तक इनकी बीमारी के लक्षण न गिनाओ, इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोलना शुरू किया। हर बारिश के मौसम में तुम्हारी पसलियों के दोनों तरफ भयानक खुजली और जलन होती है, जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। दिन में 2 बार, दोपहर और शाम को। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है।
और रात को ठीक 3 बजे तेरे सिर और पैरों के तलवों में ऐसा लगता है जैसे 1000 सुइयां चुभोई जा रही हों। पूरी बॉडी आधे घंटे के लिए पैरालाइज हो जाती है। सही कहा ना? दुगु बो का मुंह खुला का खुला रह गया। ये बातें तो उसके सिवा दुनिया में किसी को नहीं पता थीं। मैंने बात आगे बढ़ाई। और हाँ, सुना है आपकी पोती दुगुयान का स्पिरिट भी ग्रीन स्नेक ही है। 2-3 साल रुक जाओ, उसके साथ भी यही टॉर्चर शुरू होने वाला है। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, ठीक है? पर अपनी पोती की बलि चढ़ते देख पाओगे? दुगु भाई, तुम अपनी पोती को मरते हुए तो नहीं देखना चाहोगे ना? ये बोलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन में सोचा, अबे यार, मैं भी किसके साथ कैसी घटिया विलेन वाली बातें करने लगा हूं। दुगु बो का चेहरा पल पल में रंग बदल रहा था। आखिरकार उसने दांत भींच कर कहा, अगर तूने सच में इसका इलाज निकाल दिया ना, तो भाड़ में गया सब। मैं स्पिरिट हॉल ज्वाइन करने को तैयार हूं। मैं मुस्कुराया और अपनी जेब से एक पुरानी स्क्रॉल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे कहते हैं 1000 पॉइजन हैंड्स। ये मेरी बनाई हुई सीक्रेट टेक्निक है। इसको मास्टर करने के बाद तेरी दोनों हथेलियों में पॉइजन पॉकेट्स बन जाएंगी। प्रैक्टिस के दौरान तुझे दोनों हाथों से दुनिया भर के जहर को एब्जॉर्ब करना होगा, जब तक हाथ एकदम सफ़ेद संगमरमर जैसे न हो जाएं। हथेलियों पर काली रिंग्स उभरेंगी, और जैसे ही हाथों का हरा रंग गायब हो जाएगा, समझो काम पूरा। तुम्हारी पूरी फैमिली का पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जहर इन्हीं हाथों की पॉकेट्स में स्टोर हो जाएगा। कागज के पन्नों की सरसराहट के बीच दुगु बो की आंखें चमक उठीं। वो पागलों की तरह स्क्रॉल को देखने लगा। ग्रेट! बहुत बढ़िया! मेरी यान यान बच जाएगी। छोटे भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, मैं मान गया। ये साधना की जगह तुम्हारी हुई, और स्पिरिट हॉल ज्वाइन करने का वादा भी पक्का। मैंने अपने होठों का कोना सहलाया। अरे बुड्ढे, ज्यादा एक्साइट मत हो। दुगु यान का जहर अभी शुरुआती स्टेज में है। वो खुद अपनी सोल पावर से उसे रास्ते पर ला सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम्हारी सिचुएशन अलग है। जहर सालों से तेरी नस नस में घर कर चुका है। पहले दवाई से जहर को उखाड़ना पड़ेगा, फिर सोल पावर से उसे सही दिशा देनी होगी। वैसे दवाई बनाने का जुगाड़ खुद कर लोगे, या स्पिरिट हॉल से किसी एक्सपर्ट को बुलवाऊं मदद के लिए? दुगु बो का मुंह बन गया। अबे ओए! जहर पर रिसर्च करते करते मेरी दाढ़ी सफेद हो गई। मुझे मत सिखा। तू बस मेरे साथ उस साधना वाली जगह चल। मैं कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर दवाई बनाता हूं। उसके बाद वो जगह पूरी तेरी। डील पक्की? मैंने हंसते हुए कहा। दुगु बो मुझे अपने साथ उड़ाकर ले गया, और पलक झपकते ही हम आइस एंड फायर यिन यांग वेल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ फैले जहरीले कोहरे को देखकर मैंने उसकी तरफ देखा। दुगु बो ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, लौंडे, मेरी ये जादुई जगह चाहिए ना? तो पहले इस जहरीले कोहरे को पार करके दिखा। अगर अंदर नहीं जा पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने आंखें मटकाते हुए इन यांग डोमेन खोला और बेधड़क उस कोहरे के अंदर घुस गया। पीछे से दुगु बो मन ही मन हंसा। साला लौंडा 1% का भी नुकसान नहीं सह सकता। चोटी पर पहुंचकर सामने उबलते हुए एक खौलते गर्म और एक बर्फीले ठंडे झरने को देखा तो मेरे मुंह से निकला, वाह भाई, क्या नजारा है! कसम से, आइस एंड फायर यिन यांग वेल ब्लॉकबस्टर टूरिस्ट स्पॉट है भाई। एकदम इंस्टाग्राम वर्दी फोटो पॉइंट। दुगु बो के सिर के ऊपर से मेरी बातें निकल गईं। मैंने हाथ हिलाया। अरे टेक्निकल भाषा है, तेरे बस की नहीं है समझना। मेरी आंखें चमकीं और मैं सीधे पूरी पहाड़ी पर खिले दुर्लभ पेड़ पौधों की तरफ लपका। ये पगला गया है क्या? दुगु बो ने सिर पीटा और खुद अपनी दवाई वाली बूटियां तोड़ने लगा। आज के दिन के लिए मैंने स्पिरिट हॉल में क्रिसेंथिमम डॉलुओं के साथ पूरे 6 महीने घिसाई की थी। डॉलो कॉन्टिनेंट की एक एक जड़ी बूटी की कुंडली मुझे याद थी। ओरिजिनल स्टोरी में तो क्रिसेंथिमम डॉलुओ सिर्फ श्रेक 7 डेविल्स के शरीर में बची दवाई की खुशबू से बता देता था कि किसने कौन सा अमर पौधा खाया है। वो बंदा इस फील्ड का प्रो था। मैं उतना लेजेंडरी तो नहीं, पर पौधों के नाम, उनके फायदे, तोड़ने का तरीका और खाने का सही नियम सब रट चुका था। वक्त बीतता गया। दुगु बो अपना माथा पकड़कर मुझे पागलों की तरह जड़ी बूटियां उखाड़ते देखता रहा। फिर बर्दाश्त न हुआ तो बोला, अबे ओए लौंडे, चेतावनी दे रहा हूं, ये पौधे बहुत खतरनाक हैं। यहाँ खुद को जहर देकर मत मर जाना, वरना स्पिरिट हॉल वाले मेरी गर्दन नापेंगे। और हाँ, मुझे वापस जाकर दवाई बनानी है और यान यान को 1000 पॉइजन हैंड्स सिखाना है। चल रहा है मेरे साथ या यहीं सड़ेगा? मैंने खड़े होकर उसकी तरफ देखा। तुम नहीं पहचानते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं जानता। बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम निकलो। और सुनो, अपनी पोती के लिए ये ले जाओ। इसका ऊपर वाला छोटा सुनहरा फल तोड़कर उसे खिला देना। मैंने उसे एक काली बेल थमा दी, जिसके ऊपर एक चमचमाता हुआ छोटा सा सुनहरा कद्दू लटका था। दुगु बो ने बेल को हाथ में लिया, एकदम ब्लैंक होकर पूछा, अबे ये क्या चीज है? किस काम आती है? मैंने बिना ऊपर देखे अपना काम जारी रखा। इसे अर्थ ड्रैगन गोल्डन पंपकिन कहते हैं। इसे खाने से बॉडी का बेस मजबूत होता है और ड्रैगन बॉडी में इवोल्यूशन होता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो तेरी पोती की सोल पावर बिना किसी साइड इफेक्ट के 5-6 लेवल उछाल मारेगी और उसके मार्शल स्पिरिट का इवोल्यूशन भी हो जाएगा।
दुगुबो का हाथ ऐसा कांपा कि फल छूटते छूटते बचा। उसने झटके से उसे कसकर पकड़ा। अबे साले, सच बोल रहा है? ये छोटा सा कद्दू इतना पावरफुल है? इसमें कोई जहर वहर तो नहीं है ना? वो जितना एक्साइटेड था उतना ही नर्वस भी। अबे ओ बूढ़े जहरवीर, नखरे हैं तो वापस दे मुझे। मैंने घूर कर देखा। दुगुबो ने लपक कर फल को अपनी स्टोरेज स्पिरिट गाइड में ठूंस लिया। चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए? ऐसी कोई और बूटी है क्या जो यान यान के काम आए? दे दे, मैं मना नहीं करूंगा। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। इन्हें इमॉर्टल हर्ब्स कहते हैं। अलग अलग पौधों का रिएक्शन एक दूसरे से भिड़ जाता है। नॉर्मली एक बंदे को एक ही पौधा सूट करता है, और वैसे भी तुम्हारी ढलती उम्र में इन बूटियों का असर आधा हो जाएगा, वेस्ट ही होगा। दूसरी बात, ये गोलक कद्दू मिट्टी से अलग होने के बाद सिर्फ 6 घंटे तक जिंदा रहेगा, तो जल्दी घर भाग। दुगुबो का चेहरा सीरियस हो गया। फिर तो मैं निकलता हूं। जब तू तियांदो सिटी वापस आएगा तब स्पिरिट हॉल ज्वाइन करने की पूरी कागजी कार्रवाई करेंगे। बात पूरी होते ही वो हवा में उछला और तियांदो सिटी की तरफ तीर की तरह उड़ गया। अब मेरी नजरें दोनों झरनों के बीचों बीच उगे 2 जादुई पौधों पर टिकी थीं, ऑक्टागोनल मिस्टियस आइस हर्ब और इन्फर्नो एप्रिकॉट। चल बेटा बाइयू, तू भी जरा आइस एंड फायर बॉडी रिफाइनिंग का मजा ले ले। शायद मेरा इन्न यांग डोमेन और अपग्रेड हो जाए। मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। अगले ही पल मैंने तेजी से दोनों अमर पौधों को काटा, एक साथ मुंह में ठूंसा और सीधे खौलते जमते पानी के संगम में छलांग लगा दी। सच कहूं तो मेरे लिए इन अमर बूटियों का फायदा कुछ खास बड़ा नहीं था। सालों से इन यांग पावर की ट्रेनिंग की वजह से मेरी बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ पहले ही अपनी उम्र के बच्चों से बहुत आगे थी। मेरी सोल रिंग्स का कॉम्बिनेशन ही देख लो, येलो, पर्पल, पर्पल, ब्लैक। ऊपर से मेरी सोल पावर में पहले से ही फायर और आइस का डेडली मिक्सचर था। ये पौधे तो बस थोड़ा और तड़का लगाने के लिए थे। आधी रात को जब चांद बिल्कुल सिर पर आया, छपाक, मैं पानी से बाहर निकला। मेरे सारे कपड़े दवाई के असर से जलकर राख हो चुके थे। चांदनी रात में मेरी बॉडी के हर कट और कसरती मसल्स ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी चीते की फुर्तीली बॉडी। कपड़े पहनकर मैंने अपना इन्न यांग डोमेन फैलाया और थोड़ा महसूस किया, फिर सिर हिलाया। डोमेन में थोड़ा सुधार हुआ है, पर ज्यादा नहीं। हाँ, बॉडी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है, तो सौदा घाटे का नहीं है। क्या बॉडी है यार, क्या कटिंगदार कमर है। आगे चलकर जो भी मेरी लाइफ में आएगी उसके तो मजे ही मजे हैं। 2-4 लाइनें खुद की तारीफ में फेंकने के बाद मैं घाटी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी मेरी ओरिजिनल सोर्स सेंसिंग एबिलिटी और इन्न यांग डोमेन ने पहाड़ी के नीचे, मिट्टी की परतों के नीचे दबी एक अजीब सी वाइब को पकड़ा। वो जमीन की शांत एनर्जी जैसी नहीं थी, बल्कि आग की तरह बाहर उबल रही थी। क्यूरियोसिटी बढ़ी तो मैं पास गया और अपनी ब्लू एम्परर ग्रास को समन करके गड्ढा खोदने लगा। ये तो सोल बोन है। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि डोमेन और सोर्स सेंसिंग को मिलाकर जमीन से खजाना भी खोदा जा सकता है। 8000 साल पुरानी फ्लेमिंग लिजार्ड टोर्सो बोन, और इसका सोल स्किल है फ्लेम ब्लास्ट। सोर्स की वाइब्स को गहराई से चेक करने के बाद मुझे इस सोल बोन की उम्र, टाइप और अटैच स्किल का पता चल गया। हाथ में चमकती हुई सोल बोन को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब जो सोल बीस्ट्स इंसानों के हाथों नहीं मरे बल्कि किसी और वजह से मरकर गड़ गए, उन सबकी सोल बोन्स मैं ढूंढ सकता हूँ। हा भाई साहब, मैं तो अमीर हो गया। आज से तेरा भाई डोलो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बिलियनियर है। वैसे इन दोनों झरनों की गहराई में नीचे भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना। ढेर सारे गॉड लेवल सोल बोन्स पड़े हैं, पर भाई वहां का खौफ ही इतना है कि नीचे जाने की हिम्मत ही नहीं होती। और वो जो कॉन्टिनेंट के बीच में लेक ऑफ लाइफ है ना, वहां के खूंखार बीस्ट्स ने भी पक्का माल छुपा रखा होगा। पर वहां जाने का मतलब है सीधे यमराज को हाय बोलना। पूरा 1 महीना जंगलों में आदिवासियों की तरह बिताने के बाद अब थोड़ा अफसोस हो रहा है। उस वक्त हवाबाजी में भूल ही गया कि हाई एज सॉल्बिस्ट्स इतनी आसानी से टपकते नहीं है, और अगर टपक भी जाएं तो सॉल बोन ड्रॉप होने की गारंटी बिल्कुल 0 के बराबर होती है। सबसे बड़ी बात, ये सॉल बोन्स मेरे अपने किसी काम के हैं भी नहीं। मैंने तो इन्हें एब्जॉर्ब करने का कभी सोचा ही नहीं। डर था कि बाहर की एनर्जी मेरे अंदर के यिन यांग डोमेन का बैलेंस न बिगाड़ दे। तो भाई मेरे लिए ये बस दूसरों को गिफ्ट करने के काम आ सकते हैं, वरना इन्हें बेचकर अपनी ही लंका थोड़ी जलवानी है। आखिर पीछे पूरी वुकोंग पैलेस खड़ी है भाई। 1 महीना घिसने के बाद जो हाथ लगा वो बहुत ही एवरेज था। सनसेट फॉरेस्ट का जानवरी 5 हिस्सा छान मारा, तब जाकर 327 सोल बोन्स मिले। 10,000 साल से ऊपर वाले सिर्फ 16 और 30,000 साल से ऊपर वाले तो भाई गिनती के 3। अब से सब किस्मत के भरोसे। ये जंगलों वाली लाइफ अपने बस की नहीं है यार। हाँ,
पर 2 एक्सटर्नल सोल बोन्स जरूर निकल आए। एक 3000 साल पुराना फैंटम बटरफ्लाई विंग और दूसरा 90 साल का शैडो कैट क्लॉ। मतलब भाई सच में 10 साल वाले सोल बोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वुकोंग पैलेस के होली सन होने के नाते मेरी भी आंखें खुल गईं आज। शरीर चमका के नए कपड़े पहने और डायरेक्शन सेट करके सीधे निकल पड़ा तियांदो सिटी की तरफ। दुगु मैंशन पहुंचते ही सफेद बालों वाले बूढ़े दुगु बो को देखकर चेहरे पर स्माइल आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, बधाई हो दुगु पाजी, अब जाकर सुकून की नींद सो पाओगे। अरे ओ छोटे, इतने दिन से कोई अतापता नहीं था, मुझे लगा सनसेट फॉरेस्ट में ही निपट गए तुम। दुगु बो ठहाका मारते हुए आगे आया। मैंने टोन टाइट की, तुम निपट जाओगे पर मैं नहीं। फालतू बातें छोड़ो, काम की बात यह है कि जल्द ही तुम्हारे वुकोंग पैलेस ज्वाइन करने की खबर वुकोंग सिटी भिजवा दूंगा। आगे क्या करना है वो सुप्रीम हॉल से तय हो जाएगा। अब मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जिससे आज तक मिला नहीं। उसके बाद शहर छोड़ दूंगा, फिर कब मिलेंगे पता नहीं। अपना ख्याल रखना बूढ़े। मेरी गंभीर आवाज सुनकर दुगु बो का चेहरा थोड़ा लटक गया। इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं तो अपनी पोती से मिलाने की सोच रहा था। वैसे जो तुमने डीलोंग गोल्डन मेलन दिया था वो एकदम कड़क निकला। यान यान की सोल बिलिटी अपग्रेड हो गई है। अब वो बिलिंग दुजियाओ बन चुकी है और सोल पावर भी 5 लेवल बढ़कर 38 हो गई है। मैं बाहर की तरफ बढ़ा और हाथ हिलाया। मिलने के मौके बहुत मिलेंगे, नो टेंशन। अरे सुनो छोटे, इतने टाइम से साथ हैं पर मुझे आज तक तुम्हारी एज और सोल पावर का पता ही नहीं चला। वुकोंग पैलेस के होली सन हो तो हल्के बंदे तो होगे नहीं? दुगु बो ने पीछे से आवाज लगाई। 12 साल का हूँ और लेवल 48 है। मैं एक पल को रुका और फिर गायब हो गया। दुगु बो की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, क्या खतरनाक मॉन्स्टर है! 48 लेवल सोल एंसेस्टर और यान यान से 2 साल छोटा भी। दुगु मैंशन से निकलकर मैं सीधे तियांदो सिटी के वुकोंग पैलेस पहुंचा। रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है? गेट पर खड़े गार्ड्स ने मास्क पहने मुझे रोका। उनकी आंखें शक से भरी थीं। मैंने पैलेस के गेट पर नजर दौड़ाई, सुप्रीम डिक्री निकाला और ठंडे लहजे में कहा, सालास को जाकर बोलो वुकोंग सिटी से कोई आया है। गार्ड्स की हवा टाइट हो गई। सर आप अंदर रेस्ट रूम में बैठिए, मैं अभी बिशप साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। गार्ड के साथ रेस्ट रूम में जाते हुए जब चारों तरफ की आलीशान सजावट देखी तो दिल में सोचा, सालास के ऐश पूरे हैं भाई। अभी एक चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। नखरे दिखाने में नंबर 1 है सालास। तभी तो अय्याश और लालची होकर भी प्लैटिनम बिशप की सीट संभाल के बैठा है। सालास ने कमरे में एंट्री मारी और उसकी नजर चाय का कप घुमाते हुए मुझ पर पड़ी। मैं ही सालास हूँ। आप कौन हैं और क्या काम है? मैंने मास्क उतारा और सीधे उसकी तरफ घुमा। सालास का रंग उड़ गया। वो तुरंत झुक गया। प्लैटिनम बिशप सालास होली सन को प्रणाम करता है। आपको खास यहाँ तक आना पड़ा, तकलीफ के लिए सॉरी, मैंने कहा। सालास आधा कदम आगे आया। तकलीफ कैसी? हाईनेस, आप तियांदो सिटी आए हैं, कोई भी काम हो तो हुक्म कीजिए, वुकोंग पैलेस आपकी सेवा में हाजिर है। मैंने सिर हिलाया। बड़ा काम नहीं है, बस आपको खुद वुकोंग सिटी जाकर यह बॉक्स सुप्रीम लीडर तक पहुंचाना है। इतना बोलकर मैंने अपनी जेब से एक रेक्टेंगुलर लकड़ी का बॉक्स निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे खुद संभाल कर ले जाना, सुप्रीम लीडर आपको इसका अच्छा इनाम देंगी। इस चक्कर के लिए थैंक्स। सालास ने बॉक्स लिया। उसकी उंगलियों ने बॉक्स पर लगे अजीब से सोल पावर लॉक को छुआ। उसने सीरियस होकर कहा, हाइनेस आप भी क्या बात करते हैं? सुप्रीम लीडर का काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। आप बेफिक्र रहिए, यह सामान जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाएगा। शुक्रिया बिशप, तो मैं चलता हूँ। मैंने हाथ जोड़े और मुड़ गया। सालास ने झुककर सैल्यूट किया। ध्यान से जाइएगा हाइनेस, आगे कभी भी काम हो बस एक मैसेज भिजवा दीजिएगा। वुकोंग पैलेस से निकलकर मैं तियांदो सिटी की गलियों में टहलते हुए दिमाग दौड़ाने लगा। सालास खुद ये बॉक्स लेकर जाएगा तो मैडम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो ही जाएगा। 2 महीने से अकेली वुकोंग सिटी संभाल रही हैं, पता नहीं मेरी याद आती भी है या नहीं। इस 1 महीने का सारा माल सही से पैक करके 2 सोल डिवाइसेस में डालकर बॉक्स के अंदर रख दिया है। इसमें 6 इमॉर्टल हर्ब्स, दुर्लभ जड़ी बूटियां और ढेर सारे सोल बोन्स शामिल हैं। 6 जड़ी बूटियों का हिसाब फिक्स है। यूसियांग, चिलुआ, जियानपी सीधे बीबी डोंग के लिए, वांगचुआन, क्यूशवेलू और बाबा नसियान लान जाएगी। हु लिएना के लिए, मोयू शेंझू दी जाएगी शिए युए को, किगुआन फेंगहुआंगकुई मिलेगी यान को और किरोंग टोंटियांझू तो अपने जू डोलुओ का फेवरेट है ही। बॉक्स में बीबी डोंग के लिए एक बटर लगाने वाला लेटर भी चिपका दिया है। फुल रोमांस, साथ में हर्ब्स, सोल बोन्स और दुगु बो वाले प्लान की पूरी रिपोर्ट। अब पास में बस कुछ जड़ी बूटियां और 3 सोल बोन्स बचे हैं। इनमें से 2 शियन रेनशू को दूंगा ताकि वो अपने एल्डर्स में बांट सके। दिल से एक ठंडी सांस निकली। सब में बांटते बांटते फिर से खाली हाथ हो गया यार। फैंटम बटरफ्लाई विंग्स पहले ही हु लिएना को दे चुका हूँ, बस शैडो कैट क्लॉ बचा है जिससे आगे चलकर शियन रेनशू को थोड़ा चिढ़ाऊंगा। आसमान की तरफ देखा, शाम ढल रही थी। शियन रेनशू से मिलने का एकदम सही टाइम था। कदम खुद ब खुद प्रिंस एस्टेट की तरफ बढ़ गए। क्राउन प्रिंस एस्टेट के गेस्ट रूम में
शू चिंघे के रूप में बैठी शियन रेनशू ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। मैंने मन ही मन सोचा, दुनिया कहती है कि तियानदो का क्राउन प्रिंस बहुत सीधा और शांत है। भाई साहब क्या एक्टिंग करता है बंदा। कमरे में मौजूद नौकरों पर एक नजर डाली और चुप रहा। शियन रेनशू इशारा समझ गई। उसने हाथ उठाकर सारे सर्वेंट्स को बाहर भेज दिया। हाँ, अब बोलो, सही कहा, आ ही गया। एक मीठी शांत आवाज गूंजी। मैंने होंठ दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे एंजल, नकली प्रिंस बनकर जिंदगी मजे में कट रही है या नहीं? मेरी बात खत्म होते ही शियन रेनशू झटके से खड़ी हो गई। उसकी बर्फीली नजरें मुझ पर टिक गईं और तभी दो साए मेरे ठीक पीछे आ खड़े हुए। तुम आखिर कौन हो? फालतू बकवास बंद करो। सच सच नहीं बताया तो यहीं ढेर कर दिए जाओगे। शियन रेनशू की आवाज में जहर घुला था और पीछे खड़े दोनों टाइटल डोलुओं से खूंखार किलिंग इंटेंट छलक रहा था। उसका ऐसा तगड़ा रिएक्शन देखकर मैंने तुरंत हाथ उठाकर हवा ठंडी की। अरे अरे, सेंटी मत हो। तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर कभी तियानदो सिटी आना हो तो तुमसे मिलता जाऊं। शियन रेनशू की आंखों में शक और हैरानी तैर गई। मेरे दादाजी, तुम आखिर हो कौन? और अगर मुझसे बात करनी है तो पहले ये ढोंग उतारो। शियन रेनशू ने एक पल के लिए ध्यान लगाया। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी चमकी और उसका रूप बदल गया। 17 साल की वह लड़की एकदम गॉर्जियस और मैच्योर दिख रही थी। हाइट लगभग मेरे बराबर, चेहरे पर एक तीखा और कातिलाना लुक जो काफी हद तक बीबी डोंग से मिलता जुलता था। पतली कमर, परफेक्ट फिगर और लंबे गाउन के बावजूद दिखती टॉन्ट परफेक्ट टांगे। मैडम, ये गलती मत कीजिए। शेमाओ डोलियो ने असली रूप में आई शियन रेनशू को रोकने की कोशिश की। शियन रेनशू एकदम कूल रही। अंकल शे, टेंशन मत लो। अगर इसने झूठ बोला तो इसे यहीं निपटा देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने मजबूरी में अपना मास्क उतार दिया। इतनी खूबसूरत शक्ल दी है भगवान ने और बात सिर्फ मार काट की करती हो। मूड ही खराब कर दिया। मैं वही होली सनबाई यू हूँ जिसे तुम जानती हो। तुम्हारे दादाजी ने सच में मुझे भेजा है। और हाँ, जो सन डांस तुम प्रैक्टिस करती हो ना, वो भी मेरा ही बनाया हुआ है। आते ही हमला करने का प्लान बनाना काफी अनप्रोफेशनल है मैडम। शेमाओ डोलियो और पोर्क्यूपाइन डोलियो ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। उन्होंने तुरंत झुककर रिस्पेक्ट दी। हम शेमाओ डोलियो और पोर्क्यूपाइन डोलियो होली सन को प्रणाम करते हैं। मैंने थोड़ा साइड होकर हाथ जोड़े। एल्डर्स, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। पोर्क्यूपाइन डोलियो ने शेमाओ डोलियो की बांह पकड़ी और तुरंत बाहर निकलने लगे। हाइनेस, खास आपसे मिलने आए हैं। पक्का कोई पर्सनल बात होगी। हम बाहर पहरा देते हैं। कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। दोनों के बाहर जाते ही शियन रेनशू ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। तो तुम ही बायू हो? मेरी उस सो कॉल्ड दीदी के वही चार्मिंग बॉयफ्रेंड? एक पल को तो मेरी सांस ही अटक गई। मैंने सकपकाते हुए कहा, हद है यार, कुछ भी मत बोलो। वो कौन पैलेस का होली सन हूं मैं? मेरा ऐसा नाम किसने रख दिया? शियन रेनशू ने धीरे से हंसते हुए मुंह फेर लिया। चलो छोड़ो, इस पर बात नहीं करते। आज सच सच बताओ, यहाँ किस काम से आए हो? क्या मेरी दीदी ने कोई ऑर्डर भेजा है? उसकी टोन में एक अजीब सी नाराजगी और दर्द छुपा था। मैंने गहरी सांस ली। बस तुमसे मिलने चला आया। और हाँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कोई सीक्रेट रूम ढूंढो, वहीं आराम से बात करते हैं। तो इसका मतलब वो मुझे कभी खुद से याद नहीं करती। मेरे साथ आओ। शियन रेनशू की आंखों में उदासी छा गई और वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसके अकेलेपन को देखकर मुझे दिल ही दिल में दुख हुआ। इन दोनों माँ बेटी के बीच इतनी खाई है कि शायद मौत के मुंह में जाकर ही एक दूसरे को समझ पाएंगी। ची शुंजी ने सच में बहुत बड़ा पाप किया था। शियन रेनशू ने बेडरूम की बुक शेल्फ से एक भारी किताब हटाई और एक सीक्रेट डोर धीरे धीरे खुल गया। मैं उसके पीछे अंदर गया और मन ही मन सोचा, ये सीक्रेट रूम्स का सिलसिला भी हर पीढ़ी में सेम ही रहता है। शियन रेनशू बैठ गई और मेरी तरफ देखा। बैठो। सिर्फ मेरा हालचाल पूछने तो तुम नहीं आए होगे। आया तो हालचाल पूछने ही था, पर साथ में एक गिफ्ट भी लाया हूँ। मैंने एक लकड़ी का बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें 2 सोल बोन्स हैं और एक सेक्रेड सनफ्लावर इमॉर्टल हर्ब। इमॉर्टल हर्ब? शियन रेनशू चौंक गई और उसने तुरंत बॉक्स खोलकर देखा। हाँ, सेक्रेड सनफ्लावर। इसमें 16 पेटल्स हैं जिन पर गोल्डन लाइंस हैं और सेंटर में एक डिवाइन फ्लेम है। इसे यूज करने का तरीका सुन लो। दोनों हाथों से इसे पकड़कर अपनी सोल पावर इसमें डालो। जब तक सारे पेटल्स झड़ न जाएं, तब तक एनर्जी खींचते रहो। ये फ्लेम तुम्हारे अंदर समा जाएगी। शियन रेनशू ने बहुत प्यार से उस फूल को छुआ। उसमें से निकलती चमक को देखकर उसे यूज करने का मन ही नहीं कर रहा था। इसे सीधे कंज्यूम कर लूं? मन नहीं कर रहा। यह हर्ब तुम्हारी एबिलिटी से 100% मैच करती है। इसे यूज करने से तुम्हारी बॉडी मजबूत होगी, सोल प्यूरिफाई होगी, सारी गंदगी धुल जाएगी और तुम्हारी सोल पावर के साथ साथ फायर और प्यूरिफिकेशन एबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गई, बाद में कर ली हूँ। शियन रेनशू ने टॉपिक चेंज किया। और इन 2 सोल बोन्स का क्या करना है? यह तुम्हारे अंडर काम करने वाले बंदों को देने के लिए है। एक 60,000 साल पुराना डायमंड लेपर्ड आर्म बोन है और दूसरा 50,000 साल का 5 पैटर्न आर्म बोन। शेमाओ और पोर्क्यूपाइन एल्डर्स सालों से तुम्हारी सेफ्टी में तैनात हैं, आगे भी रहेंगे, तो उनका रिवॉर्ड तो बनता है। मैंने रुक कर आगे जोड़ा। वैसे वो डायमंड लेपर्ड वाला सोल बोन तुम्हारे दादाजी ने मुझे मेरी सेरेमनी पर गिफ्ट किया था। शियन रेनशू ने हैरान होकर पूछा,
तुम्हें खुद सोल बोन्स की जरूरत नहीं है क्या? अगर एबिलिटी मैच नहीं भी करती तो तुम एल्डर हॉल जाकर बाकी सीनियर से एक्सचेंज कर सकते थे। मैंने कॉलर टाइट करते हुए कहा, मेरा टैलेंट गॉड लेवल है मैडम, ये छोटे मोटे सोल बोन्स मेरे किस काम के? शियन रेंशु हंस पड़ी। अच्छा जी, तो फिर इसे वापस रखो, रिवॉर्ड्स की बात मैं दादाजी से खुद कर लूंगी। उसकी हंसी देखकर मैं थोड़ा एम्बेरस हो गया। अरे सच में मेरे काम के नहीं है? मैंने अभी अभी सालास के हाथ 300 से ज्यादा सोल बोन्स वुकोंग सिटी भिजवाए हैं मैडम के पास। मेरा डोमेन ऐसा है कि मैं आसपास के सोल बोन्स आराम से ट्रैक कर सकता हूँ। मेरे लिए इन्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। शियन रेंशु झटके से खड़ी हो गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब तुम्हें जितने सोल बोन्स चाहिए तुम जब चाहे ढूंढ सकते हो? उतना भी आसान नहीं है। सोल बोन ड्रॉप होने के चांस बहुत कम होते हैं और ज्यादातर कम उम्र वाले होते हैं। हाई एज वाले तो बहुत ही रियर हैं। उसने खुद को शांत किया और फिर से मुझे देखा। फिर भी ये तो नेक्स्ट लेवल किस्मत है। दुनिया भर के सोल मस्टर्स एक सोल बोन के लिए तरसते हैं और तुम्हारे लिए ये खेल है। पर जब कमी नहीं है तो तुम खुद एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते? मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरे अंदर यिन और यांग सोल पावर का बैलेंस है, जिससे सोल पावर अपने आप रिजनरेट होती रहती है। सोल बोन से मुझे बस एक एक्स्ट्रा सोल स्किल मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी बॉडी स्ट्रेंथ मेरी कल्टीवेशन के साथ खुद बढ़ती है और तुमने मेरी बनाई सोल स्किल्स यूज की हैं। तुम्हें पता है मेरे पास स्किल्स की कोई कमी नहीं है। फालतू में सोल बोन लिया तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। शियन रेंशु आंखें मटकाते हुए मेरी ज्ञान भरी बातें सुनती रहीं और उसके दिमाग में एक नई खुराफात पकने लगी। एक अजीब सा एहसास उसके दिल में जगा। जब मेरी बात खत्म हुई तो वो होश में आई। खैर जो भी हो, ये सोल बोन्स मैं रख लेती हूँ। तियांदो सिटी में तुम्हारे रहने का क्या सीन है? कहो तो एक विला तुम्हारे नाम करवा दूं? मैंने हाथ हिला दिया। अरे छोड़ो यार, कोई जरूरत नहीं है। तियांदो सिटी का काम निपट गया है, मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। शियन रेंशु कुछ पल शांत रही। आगे कभी कोई काम हो तो याद कर लेना। और हाँ, अगर मेरी दीदी से मिलो तो मेरी तरफ से बस इतना पूछना, क्या उन्हें मेरी थोड़ी सी भी याद आती है? मेरा चेहरा थोड़ा हिचकिचाया। यह काम शायद मेरे बस का नहीं है। मैं घर से भाग कर आया हूँ और अगले कुछ सालों तक वुकोंग सिटी लौटने का मेरा कोई इरादा नहीं है। शियन रेंशु पहले तो हैरान हुई, फिर धीरे से मुस्कुराई। चलो बढ़िया है, बाहर अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे। बालाक किंगडम, सोटो सिटी। तियांदो सिटी से सीधे साउथ की तरफ बढ़ते हुए मैं सोटो सिटी पहुंचा। प्लान एकदम सेट था। श्रेक एकेडमी जाकर माहौल जांचना और अपना गेम प्लान पहले से रेडी रखना। वुकोंग पैलेस का होली सन होने के नाते मेरी साइड तो पहले से फिक्स थी। तांग सन के उठने का असली बेस श्रेक ही है, तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। तांग सन खुद तो मेरे आगे बच्चा है, उसे तो चुटकी में निपटा दूं, लेकिन अगर उसके पीछे सच में असुर गॉड का हाथ हुआ तो सीन थोड़ा सीरियस हो सकता है। सामने पड़े उस खंडर जैसे अहाते को देखकर मेरे मुंह से अनजाने में ही गाली निकली। भाई साहब, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जिस गांव जैसी जगह को ये लोग एकेडमी कहते हैं, मैं टहलते हुए उसके अंदर घुसा और सोचने लगा। पहले तो सोचा था कि नॉटिन सिटी जाकर छोटे तांग सन और शियाओ वू की झलक ले आऊं, लेकिन तांग हाओ भी उसी शहर में मंडरा रहा था, तो फालतू में पंगा लेने का कोई फायदा नहीं था। वैसे नॉवेल के हिसाब से शियन रेंशु तांग सन से करीब 10 साल बड़ी है। खैर कोई बात नहीं, तांग सन का असली गेम तो श्रेक से ही शुरू होता है। नॉटिन सिटी में तो बस वो अकेला यू शियाओगांग है, जिसकी कोई औकात नहीं। असुर गॉड, वैसे तो तुमसे दुश्मनी मोल लेने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन बाद में तुमने जिस तरह बिना किसी मेहनत के सीधे अपनी स्वॉर्ड और गॉड सीट तांग सन के हाथ में थमा दी, वो हद से ज्यादा फालतू था। कौन हो तुम? पीछे से एक कड़क आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक छोटे कद का, सॉलिड कसरत वाली बॉडी और डोले शोले वाला बंदा धीरे धीरे चला आ रहा था। मैं तुरंत ताड़ गया। अच्छा, तो ये झाओ वूजी है। सुना था यहाँ कोई मॉन्स्टर एकेडमी है, बस वही देखने चला आया, पर अब देखकर लग रहा है कि हवाबाजी ज्यादा थी। मैंने टोन मारी। झाओ वूजी ने हैरान होकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम एडमिशन लेने आए हो क्या? एडमिशन टेस्ट तो कब का खत्म हो चुका है, अब कोई एंट्री नहीं मिलेगी। सच में नहीं मिलेगी? मैंने हाथ फैलाया और ब्लू सिल्वर ग्रास लहराई। साथ ही मेरे चारों तरफ 4 सोल रिंग्स चमकने लगीं। सोल किंग? नहीं नहीं, 10,000 साल की चौथी रिंग वाला सोल एंसेस्टर। झाओ वूजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आज तक ऐसा रिंग कॉम्बिनेशन नहीं देखा था। पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला। उसे लगा शायद एक रिंग गायब वाला सोल किंग खड़ा है सामने। उसने तुरंत बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और बोन एज चेक की। 12 साल? झाओ वूजी उछल पड़ा। अबे छोटे, सच में श्रेक में पढ़ना चाहता है? तेरे घर वालों को पता है तू यहाँ घूम रहा है? उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। इस उम्र में सोल एंसेस्टर, वो भी टॉप क्लास सोल रिंग्स के साथ। ये बंदा कोई अनाथ या बिना बैकग्राउंड वाला तो हो ही नहीं सकता। पर भाई, इसकी मार्शल सोल इतनी बेकार ब्लू सिल्वर ग्रास कैसे हो सकती है? मैंने हल्का सा झटका देकर उसका हाथ हटाया। मेरे फैसले मैं खुद लेता हूँ। मैं यहाँ बस मॉन्स्टर शब्द सुनकर आया था। क्या इस अकेडमी में कोई ऐसा बंदा है जो इस टैग के लायक हो? झाओ वूजी थोड़ा खिसिया गया और मेरी बाह पकड़कर अकेडमी के अंदर ले जाने लगा। चल चल अंदर चलकर बैठ, प्रिंसिपल साहब आते ही होंगे, वही तुझसे बात करेंगे। मेरा एक जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ।
कुछ ही देर में फ्लैंडर झाओ वूजी के साथ भागता हुआ आया। जो तूने कहा वो सच है? सच में ऐसा गॉड लेवल टैलेंट आया है या मुझे टोपी पहना रहा है? फ्लैंडर के चेहरे पर पूरा शक था। झाओ वूजी ने आंखें मटकाई। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो बंदा स्पेशल एकेडमी के मॉन्स्टर टैग को टेस्ट करने आया है। अब उसे रोक पाता है या नहीं ये तेरी काबिलियत पर है। फ्लैंडर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। टेंशन मत ले, इसे तो मैं एकेडमी में रोक कर ही रहूंगा। झाओ वूजी ने ओवर कॉन्फिडेंट फ्लैंडर को देखा और मन ही मन हंसा। एक टूटी फूटी झोपड़ी में मैं टाइम पास के लिए घास का तिनका उंगलियों में घुमा रहा था। बाहर आहट हुई, मेरे होंठों पर स्माइल आ गई। चलो फाइनली आ गए। तुम श्रेक ज्वाइन करना चाहते हो? मैं फ्लैंडर हूँ, इस एकेडमी का प्रिंसिपल। जरा अपनी मार्शल सोल दिखाना। मैंने फ्लैंडर को देखा और मन ही मन उसकी क्लास ली। 4 आइड आउल नाम तो सही है भाई, चश्मा तो सही जमा है, लेकिन यह शक्ल मार्शल सोल से कतई मैच नहीं करती। सीधी सीधी जूता छाप शक्ल है। मैंने खुद को संभाला और कहा, नमस्ते प्रिंसिपल, ज्वाइन करना है या नहीं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ मेरे टक्कर का कोई है या नहीं। बात खत्म होते ही मेरे शरीर से मार्शल सोल निकली। पीला, बैंगनी, बैंगनी और काला, 4 सोल रिंग्स मेरे चारों तरफ घूमने लगी। फ्लैंडर की आंखों में लालच और खुशी एक साथ चमकी, लेकिन उसने तुरंत लंबी सांस खींचकर दुखी होने का नाटक किया। एकेडमी में अभी टीचर्स के अलावा सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं। 2 तो काफी पीछे हैं, 16 साल की उम्र में जाके लेवल 30 पहुंचे हैं। लेकिन बाकी 2 बच्चे जिन्हें मैंने गोद लिया है, एक 9 साल का है और दूसरा 7 साल का। एक के पास इननेट फुल सोल पावर और फूड टाइप मार्शल सोल है और दूसरे के पास इननेट लेवल 9 सोल पावर के साथ फीनिक्स मार्शल सोल। जब वो बड़े होंगे तो पक्का वही मॉन्स्टर बनेंगे जिसकी तुम्हें तलाश है। फ्लैंडर की फुल नौटंकी देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने का नाटक किया। सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, मैं एडमिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। फ्लैंडर की तो बाँछें खिल गईं, चेहरा खुशी से अजीब सा हो गया। उसने छाती ठोकते हुए कहा, बोल, क्या शर्त है? जो मांगोगे मिलेगा। मैंने उंगली नचाते हुए एकदम शांत टोन में कहा, वो दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और मेरा खुद का ट्रेनिंग टास्क भी पूरा नहीं हुआ है। मैं पूरे साल यहाँ नहीं रुक सकता। मैं साल में बस एक बार आऊंगा, उनकी प्रोग्रेस चेक करने और ये देखने कि एकेडमी में कोई नया मॉन्स्टर आया या नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फ्लैंडर चिल्ला पड़ा। फिर खुद को संभालकर सीरियस मुंह बनाते हुए बोला, अगर एकेडमी में पढ़ना है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ रहकर ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा कभी भी आना जाना रूल्स के खिलाफ है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। बेटा, यही ज्ञान देकर तुमने तांग सन का काटा होगा। मेरी बात सुन भी रहे हो तुम? फ्लैंडर ने मुझे खोया हुआ देखकर टोका। सब सुन रहा हूँ प्रिंसिपल साहब, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग अभी अधूरी है। मुझे ऐसी जगह जाना है जहां मुझे टक्कर के अपोनेंट्स मिलें। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो बात यहीं खत्म। बंदे के चेहरे पर जबरा कंफ्यूजन था, आंखें बार बार घूम रही थीं। फिर आखिरकार दांत भींचकर मान ही गया। चल ठीक है, मैं रेडी हूँ, बस एडमिशन सीजन में टाइम से वापस आ जाना। बाकी टाइम तू जहां जाना चाहे जा सकता है, तेरी मर्जी। डन रही डील? तो मैं चलता हूँ, अगले साल मिलते हैं। तेरी पीठ मोड़ते ही झाओ वूजी आगे आया और फ्लैंडर को देखकर बोला, अरे भाई, जब ये बंदा एकेडमी में टिकने ही नहीं वाला तो इसे रखने का क्या फायदा? फ्लैंडर दूर जाते तेरे रास्ते को घूरता रहा। दिल में भारी टीस थी। फायदे की बात मत कर भाई, बहुत बड़ा गेम है। इसके नाम का भौकाल ही इतना है कि एकेडमी का ब्रांड नेम आसमान छू लेगा। क्या पता इसे देखकर और भी तगड़े टैलेंटेड बच्चे एडमिशन लेने भागे चले आए। 5 साल का टाइम पलक झपकते ही उड़ गया। आगे रास्ता देखते हुए लगा कि बस 3 घंटे और फिर अपना सोटो सिटी आ जाएगा। इन 5 सालों में हर साल एडमिशन के टाइम तू सोटो सिटी लौटता, श्रेक एकेडमी में बस अपनी शक्ल दिखाकर हाजिरी लगाता और बाकी पूरा साल बाहर दुनिया नापने निकल जाता। कभी गहरे समंदर में फिशिंग की, कभी एक्सट्रीम नॉर्थ में बर्फबारी का मजा लिया, कभी पहाड़ों के बीच जाकर ज्वालामुखी को फटते देखा, तो कभी रेगिस्तान की तपती रेत में पैदल नाप दी, कभी मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन करके खतरनाक मिशन निपटाए, कभी फॉलन सोल मास्टर्स की सुतली खोली, तो कभी दुश्मनों की घेराबंदी से तूफान के बीच से जान बचाकर भागा, कभी पुरानी रहस्यमयी जगहों में फंसकर दिन काटे। ये सारी यादें दिमाग में रिवाइंड हुई तो दिल में एक हल्की सी उदासी छा गई। अरे छोटी मैडम, अब और मत भागो, बच के नहीं निकल पाओगी। चुपचाप हमारे साथ वापस चलो। सही बात है, अगर गलती से तुम्हें खरोंच भी आ गई तो हम बड़ी मैडम को क्या मुंह दिखाएंगे? सुना है तुम्हारा मंगेतर उत्तर में इसी सोटो सिटी में बैठा है। क्यों, उसी के पास जाने का प्लान है क्या? झाड़ियों के पीछे से भारी कदमों और गपशप की आवाजें आईं। तूने अजीब सी नजरों से मुड़कर देखा। 1-1.5 मीटर के आसपास की ब्लैक कॉम्बैट सूट पहनी बंदी गन तानकर बाहर भागी। उसके पीछे 7 नकाबपोश गुंडे पड़े थे। बंदी के चेहरे पर धूल जमी थी, काले लंबे बाल बिखरे पड़े थे, सूट पर स्क्रैच ही स्क्रैच थे और आंखों में फुल खौफ था। वो सीधा तेरी तरफ भागी चली आ रही थी। भागते भागते उसके कट और कर्व्स पर ध्यान जाना तो नेचुरल था। 7 गुंडों ने जब बीच में तुझे टपकते देखा तो
तुरंत आगे बढ़कर दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। छोटी मैडम, पहले ही कहा था भागने का कोई सीन नहीं है। पूर्व की तरफ जाओगी तो घूम फिरकर वापस शिंगलुओ सिटी ही पहुंचोगी। लीडर गुंडे ने तेरी तरफ मुड़कर देखा। ओए लौंडे, तू कहां से टपक पड़ा? हीरो बनने का शौक चढ़ा है क्या? अपनी जान प्यारी है तो पतली गली से निकल ले। शिरडी मन ही मन हंस पड़ा कि इन सालों की एक्टिंग कितनी घटिया है। तभी तेरे अंदर से एक दम घोट देने वाला लगभग सोल सेंट लेवल का भौकाली प्रेशर बाहर निकला। तूने सीधा लीडर की आंखों में आंखें डाली। तेरी बात सुन के तो भाई मेरा सही में इसे प्रोटेक्ट करने का मन बना गया। फिर साइड में खड़ी बंदी को देखकर बोला, अभी सुन रहा था कि तेरा मंगेतर सोटो सिटी में है, मुझे भी वहीं जाना है, चल मेरे साथ ही ले चलता हूँ। तेरे प्रेशर को भांपते ही गुंडों की फट के हाथ में आ गई। आपस में आंखें मटकाकर लीडर बोला, निकल लो। सातों के सातों तुरंत जंगल में गायब हो गए। बंदी की सांसें फूल रही थीं, आवाज एकदम सॉफ्ट और क्लियर थी। बचाने के लिए थैंक्स। क्या नाम है आपका? आगे मौका मिला तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। तूने हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। मेरा नाम यू है, एहसान वगैरह दिल पर मत ले। वैसे भी वो लोग तुझे मारने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। बंदी तेजी से कदम मिलाकर साथ चलने लगी। दिमाग में तगड़ा डाउट था, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो मुझे कुछ नहीं करते? तूने साइड में चल रही बंदी पर हल्की सी नजर डाली और रुककर बोला, एक सोल किंग, 2 सोल एंसेस्टर्स और 4 सोल वेनरेबल्स। इतना हैवी सेटअप तुझे जैसी सोल मास्टर को एक सांस में 10 बार निपटा सकता था। बंदी के चेहरे पर हक्का बक्का वाला एक्सप्रेशन आ गया। बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जिस जान बचाने के लिए वो घिस घिस के भाग रही थी, सामने वाले तो बस टाइम पास कर रहे थे। वैसे आपका नाम क्या है? तूने उसकी सोच के धागों को बीच में ही काट दिया। झू झू किंग बंदी के मुंह से अचानक निकल गया। फिर नजर उठाकर बोली, अगर वो मुझे मारना नहीं चाहते थे। दोनों ने सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर लंच निपटाया और ढलती शाम की सड़कों पर टहलने लगे। बालाक किंगडम के 2 बड़े सेंटर्स में से एक होने के नाते शहर में अच्छी खासी चहल पहल थी। पब्लिक का तांता लगा हुआ था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? झू झू किंग पीछे पीछे चलती हुई एकदम ब्लैंक थी। तूने चुटकी बजाई, बिना रुके बोला, पहले कोई होटल ढूंढते हैं, आज रात वहीं रुककर चिल करेंगे। तू अपने मंगेतर को ढूंढने आई है ना? कल श्रेक का एडमिशन डे है, वहीं चलकर ढूंढ लेंगे उसे। झू झू किंग भागकर तेरे बराबर में आई। तुम्हें कैसे पता मैं किसे ढूंढ रही हूँ? क्या तुम दाई मुबाई को जानते हो? तेरे होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई। हाँ, दाई मुबाई को जानता हूँ मैं। तेरा सरनेम झू है, यानी शिंगलुओ की झू फैमिली से है तू, तो लॉजिक लगाना कौन सा मुश्किल काम है। तूने सामने दिख रही एक आलीशान बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। लो जी, आ गया ठिकाना। आज रात यहीं स्टे करेगी तू। सोटो होटल इस शहर का सबसे बड़ा और ग्रैंड होटल है। वो जो चर्चे सुने हैं ना रोज होटल के, वो तो बस एक थीम होटल है यार। दोनों चेक इन करने के लिए लॉबी में घुसे, तभी सीढ़ियों के पास एक सीन दिखाई दिया। दाई मुबाई 2-2 लड़कियों को बाहों में दबाए ऊपर चढ़ने की तैयारी में था। लो भाई, जिसे ढूंढ रही थी वो रहा तेरा दाई मुबाई। तूने झू झू किंग के कंधे पर थपकी देकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। झू झू किंग की नजर जैसे ही उस पीठ पर पड़ी, चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वो तुरंत मुड़ी और होटल से बाहर निकल गई। तू भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। मन ही मन सोच रहा था, ये बंदा भी गजब है, अभी तांग सन से पंगा लेकर हटा था और तुरंत यहाँ रंगरलियां मनाने पहुंच गया। तेरी और उसकी ठीक ठाक पटती है ना? दारू मुर्गे वाले दोस्त हो तुम दोनों, तो वो हमेशा से ऐसा ही है क्या? झू झू किंग की आवाज में बर्फ जमी हुई थी। उसकी सुध बुध खोई शक्ल देखकर तूने एकदम काम टोन में कहा, अरे बस कुछ सालों की पहचान है, 2-4 बार साथ बैठकर खाना पीना हुआ है। बंदा अंदर से कैसा है मुझे नहीं पता। अगर सच जानना है तो कल खुद श्रेक चलकर अपनी आंखों से देख लेना। अभी चल, कोई पुराना सा सस्ता होटल ढूंढ के रुकते हैं। 2 गलियां छोड़कर ही तो हैं, कल फिर मिलेंगे। होटल छोड़कर तू सीधा श्रेक एकेडमी की तरफ निकल गया। आसपास का टूटा फूटा और खस्ता हाल नजारा देखकर दिल में ख्याल आया, ओरिजिनल स्टोरी के सारे धुरंधरों का टैलेंट और भौकाल बस यहीं से इकट्ठा होना शुरू होगा। अबे ओए लौंडे, आखिरकार तू आ ही गया। मुझे तो लगा था इस साल भी तू गोल मार जाएगा। जैसे ही तूने अहाते में कदम रखा, झाओ वूजी की कड़कड़ती आवाज गूंज उठी। झाओ सर, बड़े टाइम बाद मिले। झाओ वूजी ने आगे बढ़कर तेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। टोन में थोड़ा दर्द था। तू साले पूरे साल बाहर आवारागर्दी करता रहता है। फैमिली वालों का दिया ट्रेनिंग टास्क खत्म हुआ कि नहीं? टास्क तो कब का निपट गया, अब और इधर उधर नहीं भटकूंगा। सच्ची? झाओ वूजी अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। कल ही एडमिशन है, सुबह सुबह मदद में हाथ बंटाना। इस बार पक्का कई गॉड लेवल टैलेंटेड लौंडे आने वाले हैं। उम्मीद तो यही है। वैसे लंबे सफर से थक गया हूँ, मैं जरा अपने कमरे में जाकर रेस्ट करता हूँ, कल बात करते हैं। हाँ, जा आराम कर, पर कल सुबह टाइम से आ जाना, मिस मत कर देना। अपने कमरे में जाकर तू बेड पर लेट गया। हथेली में एक चौकोर लोहे सोने का टुकड़ा चमका, आधा उंगली मोटा और पाम साइज। उंगलियों की टिप पर सोल पावर कलेक्ट करके तूने उस टुकड़े की सरफेस पर धीरे धीरे जादुई पैटर्न्स उकेरने शुरू किए। वो बारीक लाइनें एक दूसरे में उलझती गईं। डिंग! इन्फिनाइट सिस्टम बाइंडिंग प्रोसेस स्टार्टेड। 10%, 20%, 30%। अचानक तेरी उंगली वहीं थम गई। चेहरे पर भयंकर शौक था और मुंह से चीख निकल गई। फूसफुसाते हुए, सिस्टम 17 साल की ट्रांसमिशंस के बाद आखिरकार तू सामने आ ही गया।
थोड़ा रुककर मन ही मन बुदबुदाया, इन सालों में जिंदगी सुकून से कट तो रही थी, अब तेरा आना कहीं बहुत देर तो नहीं कर गया? टिन, अरे भाई भाई, रुक रुक, अनबाइंड मत कर। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, सिस्टम मत जा यार। अनबाइंडिंग की वार्निंग सुनते ही मंगे बेड से उछलकर खड़ा हो गया, आंखें फाड़े चिल्लाया, टिन, अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा? अपनी खाली हथेली को देखते हुए वो बेबस होकर हंस पड़ा। हाथ में आता हुआ सिस्टम पलक झपकते ही गायब हो गया। खुशी की सांस भी नहीं ले पाया था कि ये बखेड़ा खड़ा हो गया। अपनी सांसों पर काबू पाते हुए देखा कि हथेली में एक काले कवर की छोटी सी नोटबुक पड़ी थी। खुद से बुदबुदाया, चला गया तो चला गया, जबरदस्ती का क्या फायदा? वैसे भी बिना सिस्टम के भी मैं ही टॉप पर पहुंचूंगा। तो ये है सिस्टम का छोड़ा हुआ गिफ्ट। साले ने कोई यूजर मैनुअल तक नहीं दिया। उसने काले कवर वाली डायरी को आगे पीछे घुमाकर देखा। जैसे ही उसका लॉक खोलकर कवर हटाया, नोटबुक अचानक से रोशनी की लकीर बनकर उसकी भवों के बीच समा गई। दिमाग में एक आधी अधूरी सी इमेज तैरने लगी और कुछ इन्फॉर्मेशन सीधा दिमाग में डाउनलोड हो गई। भूलक्कड़ नोटबुक, इसकी 12 कॉपीज बनाई जा सकती हैं जिन्हें दूसरों को दिया जा सकता है। मेन नोटबुक और सारी कॉपीज का कंटेंट रियल टाइम में सिंक रहेगा। मेन नोटबुक का ओनर तय कर सकता है कि कॉपी किसे मिलेगी, वरना रैंडमली बट जाएगी। ओनर इसके रूल्स कभी भी बदल सकता है। सुप्रीम पावर की निगरानी में है, खोने का कोई डर नहीं। पैसिव इफेक्ट, ओनर अगर पूरे 1 साल तक इसमें लगातार लिखेगा तो उसकी सोल पावर एक लेवल बढ़ जाएगी। कॉपी ओनर अगर 1 साल तक इसे पढ़ेंगे तो उनकी भी एक लेवल सोल पावर बढ़ जाएगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नोटबुक को वापस हाथ में समन किया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। साले, 1 साल में सिर्फ 1 लेवल? इतनी देर में तो मैं शांति से ध्यान लगाकर अपनी कल्टीवेशन कई गुना तेज कर लूं। मन का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर डायरी पर लात मारते हुए गाली दी। नाम का सिस्टम था, पूरी तरह से फ्रॉड निकल गया। चेहरा गुस्से में टेढ़ा किए वो बेड पर गिर पड़ा और बड़बड़ाने लगा, इस नोटबुक का क्या उखाड़ लूं मैं? इसके भरोसे बैठा रहा तो छोटे मोटे विलेन भी फ्लाई करके आगे निकल जाएंगे और मैं टाइटल डोलुओं पर ही लटकता रहूंगा। और ऊपर से ये कॉपीज, दूसरों को बांटने के बाद जो भी लिखूंगा वो सबको दिखेगा। ये तो वही बात हो गई कि अपनी सीक्रेट डायरी लिखकर टीचर से चेक करवाओ। सोच के ही शर्म से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई सभ्य इंसान डायरी लिखता है क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं लिखने वाला। कहते कहते उसकी आवेगी बातें रुक गईं। दिमाग में अचानक एक नया आइडिया कौंधा। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ झटके से उठकर बैठा और जमीन पर पड़ी धूल मिट्टी से सनी नोटबुक की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके ऊपर जमी धूल को झाड़ते हुए सोचा, अगर कॉपी वाले मेरा लिखा हुआ पढ़ सकते हैं तो मैं आराम से कोई भी मनगढ़ंत कहानी ठोक सकता हूँ। कॉपीज बाहर बांट दूंगा और दूर बैठकर तमाशा देखूंगा। वो सब आपस में ही शक करके पागल हो जाएंगे और लगे हाथ मेरा काम भी निकल जाएगा। चेहरे के एक्सप्रेशन पल पल बदलने लगे। झिझक और एक्साइटमेंट का मिक्सचर। 17 साल की उम्र में जवानी सिर चढ़कर बोल रही थी और दिल के अरमान जाग चुके थे। लड़कियों की खुशबू ही अलग होती है। सच में दिल ललचा जाता है। ये कोई साधारण डायरी नहीं, ये तो अल्टीमेट प्लेबॉय वेपन है। इसे ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा और कॉपीज किसे देनी है वो भी चुन चुन कर तय करूंगा। उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। नोटबुक को हाथों में थामकर ध्यान से देखने लगा। नाम बदलकर करते हैं लाइट शैडो क्रॉनिकल। टोटल 12 स्लॉट्स हैं। मेरी प्यारी टीचर, लिटिल एंजल और नन्ही लोमड़ी तो पक्की हैं। अब श्रेक एकेडमी की तरफ देखें तो झूझू और छिंग पक्की हैं। शावू को भी नहीं छोड़ सकते, उसने तांग सन की बहुत हेल्प की है। निंग रोंगरोंग को भी जोड़ लेते हैं, वो भी तांग सन का बड़ा सपोर्ट है। देखते ही देखते 6 स्लॉट भर गए। अरे यार, 12 स्लॉट तो चुटकी बजाते ही खत्म हो गए। उसने भौहें सिकोड़ी। जो डायरी अभी तक फालतू लग रही थी अब उसके लिए कम पड़ गई वाला मोमेंट आ गया था। आइन सही रहेगी। तांग हाउ की वॉट लगाने का अच्छा मौका है। लियू एरलोंग को रखते हैं तांग, शियाओ गांग को उलझाए रखने के लिए। बोसाइसी को जोड़ता हूँ। तांग सन के सी गॉड इनहेरिटेंस को बीच में ही झपटने की कोशिश करूंगा। सिल्वर ड्रैगन किंग को भी रख लेते हैं, आगे चलकर असुर के खिलाफ लड़ाई में काम आएगी। आइस एम्प्रेस के पास आइस गॉड का इनहेरिटेंस है, उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। गिनती पूरी करते हुए सिर्फ एक आखिरी स्लॉट बचा। ये आखिरी सीट तांग युए हुआ के लिए। उसका वो रॉयल अंदाज काफी अट्रैक्टिव है। 12 कॉपी होल्डर्स फाइनल होते ही टेबल पर रखी नोटबुक खुद ब खुद 13 हिस्सों में बंट गई। उसने हल्की आवाज में कहा, बस एक आखिरी रूल और सेट करना है। कॉपी होल्डर इस नोटबुक के कंटेंट को किसी बाहरी इंसान से शेयर नहीं कर सकते और न ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिस्पर्स शब्द पूरे होते ही 12 रोशनी की किरणें कॉपीज को समेटकर चारों दिशाओं में गायब हो गईं। चुने गए सभी लोगों के दिमाग में एक हल्की सी रोशनी चमकी और लाइट शैडो क्रॉनिकल की सारी जानकारी अपने आप आ गई। उसने मन को शांत किया और विचार करते हुए पेज पर लिखना शुरू किया। पुनर्जन्म लिए 17 साल हो गए। आज जाकर इस लाइट शैडो क्रॉनिकल का सही इस्तेमाल समझ आ जाया है। आज डोलू महाद्वीप की किस्मत बदलने का आखिरी दिन है। कल वो तांग सन जो बाहर से आया एक ढोंगी किस्मत का बेटा बना बैठा है, अपनी गॉड बनने की राह पर कदम रखेगा। आगे चलकर वो ट्विन गॉड्स की पावर हासिल करके स्पिरिट हॉल को तबाह कर देगा और महाद्वीप की बची कुची 30% किस्मत समेटे मेरे साथ 100 सालों तक लड़ता रहेगा।
आखिरकार हम दोनों इस प्लेनेट के बाहर एक साथ मारे जाएंगे। जिन जिन महिलाओं के पास वो कॉपी पहुंची थी, सबने एक साथ वो शब्द पढ़े। सबके चेहरे का रंग उड़ गया और मुंह से चीख निकल गई। यहाँ तक कि सो रही आयन और गहराई में बैठी सिल्वर ड्रैगन किंग भी हड़बड़ाकर जाग उठी। लाइट शैडो क्रॉनिकल के रूल्स उनके दिमाग में साफ चमक रहे थे। इस डायरी की बातें बाहर किसी को नहीं बता सकते। रोज इसे पढ़ने से एक साल में एक लेवल सोल पावर बढ़ेगी। सोटो सिटी के रोज होटल में शावू वो कंटेंट पढ़ते ही बेड से उछल पड़ी। इम्पॉसिबल! क्या लाइट शैडो क्रॉनिकल? मेरे भाई ऐसा ढोंगी कैसे हो सकते हैं? उसकी बात अधूरी ही रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके दिल को जोर से भींच दिया हो। दर्द से छाती फटने लगी। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर एक शब्द और बोला तो उसका दिल फट जाएगा और वो वहीं ढेर हो जाएगी। तांग सन ने आवाज सुनी और उसे तड़पते देखा तो तुरंत कल्टीवेशन रोककर आगे बढ़ा। शाओवू! क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? शाओवू ने नजरें उठाईं और एक उलझन भरी निगाह तांग सन पर डाली। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। तांग सन ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे का पसीना पोंछा। डर मत, मैं हूं ना। शाओवू ने धीरे से सिर हिलाया, आंखें बंद की और मन ही मन सोचने लगी। चाहे इस डायरी में कुछ भी लिखा हो, मेरे भाई कभी कोई ढोंगी राक्षस नहीं हो सकते। ये सब मनगढ़ंत बातें मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। उधर उसने सांसों को संभालते हुए डायरी पर आगे लिखना जारी रखा। पिछली लाइफ में तांग सन के साथ 100 साल तक उलझा रहा। उसकी एक एक नस से वाकिफ हूं। कल श्रेक एकेडमी का एडमिशन तांग सन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। दुनिया की सारी किस्मत उसकी तरफ खींचने लगेगी। लाइट शैडो क्रॉनिकल ने आज अपनी असली पावर दिखाई है, तो क्यों ना इस मोमेंट को यादगार बनाया जाए। साल में सिर्फ एक लेवल का सोल पावर बढ़ना वाकई बहुत मामूली बात है। इसलिए मैंने पिछली लाइफ के उस तांग सान की पुरानी कहानियों से लिखना शुरू किया। दुश्मन की नस नस से वाकिफ रहूंगा तो अपनी भी कमियां और खूबियां आसानी से सुधार पाऊंगा। कॉपी होल्डर सभी महिलाओं ने अपना ध्यान समेट लिया और शांति से तांग सान के बारे में आगे की डिटेल का इंतजार करने लगी। उनके दिलों में जिज्ञासा चरम पर थी। आखिर कैसा है वो दो गॉड्स की पावर वाला सुरमा? और ये बाहरी दुनिया का ढोंगी राक्षस आखिर किस बला का नाम है? तांग सान 12 साल पहले पैदा हुआ था। बचपन से होली स्पिरिट विलेज में रहा। बाहरी दुनिया का राक्षस होने के नाते वो 2-3 साल की उम्र से ही आग जलाकर चूल्हा संभाल लेता था और बाप बेटे दोनों का पेट पालता था। तांग हाओ पहला बंदा था जिसे उसकी असलियत पता चली। ये बाप खुद एक टाइटल डॉलुओ है, यानी क्लियर स्काई डॉलुओ तांग हाओ, जिसे लोग तांग सन भी कहते हैं। जब मैंने तांग हाओ को मारा था तब इल्यूजन की मदद से उसकी पुरानी यादों को कुरेदा। तब जाकर मुझे तांग सान के राक्षस होने की सच्चाई पता चली। होली स्पिरिट विलेज से 300 मील दूर झरने के पीछे बनी गुफा में आयन की ब्लूरिफॉर्म ग्रास वाली बॉडी बेकाबू होकर तड़पने लगी। उसकी जागी हुई आत्मा ने धीमी उलझन भरी आवाज में पूछा, हाओ भाई, क्या हमारा बच्चा सचमुच बाहरी दुनिया का राक्षस है? आत्मा पहले से ही बहुत कमजोर थी। इतनी बात कहते ही पूरी ब्लूरिफॉर्म ग्रास बेजान होकर मिट्टी पर गिर पड़ी और उसकी पत्तियां जमीन से चिपकर रह गईं। लगे हाथ तांग हाओ की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। प्यार से उसे हाउजा कहते हैं। टाइटल है क्लियर स्काई और पब्लिक में तांग सन के नाम से मशहूर है। जवानी के दिनों में अपने बड़े भाई तांग शियाओ के साथ उसे क्लियर स्काई के 2 जुड़वा सितारे कहा जाता था। अपनी एज ग्रुप की यंग जनरेशन का एकदम टॉप बंदा। दोनों भाइयों का दिल एक ही ब्लूरिफॉर्म ग्रास पर आ गया, यानी आयन पर। आयन का दिल तांग हाओ पर आया तो तांग शियाओ मुस्कुराते हुए पीछे हट गया और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर जब आयन ने अपने 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट होने का राज खोला तो तांग हाओ दिन रात घुटने लगा। एक तरफ 1 लाख साल की स्पिरिट रिंग का लालच था तो दूसरी तरफ जान से प्यारी पत्नी। डायरी के शब्द पढ़कर सभी महिलाओं के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। आयन तो पागलों की तरह अपनी पत्तियां हिलाने लगी। उसका दिल चीख चीख कर इसका विरोध करना चाहता था। बाद में जब आयन प्रेग्नेंट हुई तो स्पिरिट बीस्ट का इंसानी रूप अपनी ऑरा को छुपा नहीं पाया। उस समय तांग हाओ की नॉर्थ स्पिरिट रिंग गायब थी तो उसके शातिर दिमाग में एक बेतुका आइडिया आया। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बाहर स्पिरिट बीस्ट्स के शिकार पर निकल पड़ा। अगर हार गए तो बच्चे के साथ सुकून की लाइफ जिएंगे और अगर जीत गए तो वाइफ की स्पिरिट रिंग छीन लेंगे, जिससे सोल पावर सीधे आसमान छूने लगेगी। डायरी का ये टेक्स्ट पढ़कर सभी महिलाएं अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नामी ग्रामी क्लियर स्काई डोलुओ की सोच इतनी घटिया और बेतुकी हो सकती है। आगे की कहानी तो सबको पता ही है। उसे वो लाल रंग की 1 लाख साल वाली स्पिरिट रिंग मिल गई। खैर, मजाक एक तरफ, पर इस एक बेवकूफी भरे फैसले ने तांग हाओ को जिंदगी भर का ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भर सकता था। उसने अपने हाथों से अपने ही बच्चे को खो दिया। रात काफी हो चुकी है। 3 दिनों से आंखें नहीं मूंदी हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल लिखेंगे। एक लंबी सी उबासी लेते हुए लिखना बंद कर दिया। नॉर्थ सी सिटी से सोटो सिटी तक की लगातार भागदौड़ ने शरीर का कचरा निकाल दिया था। चलो, आने वाले दिनों में लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग तो होगी। बेड पर गिरते ही उसने धीरे से बुदबुदाया और पलक झपकते ही गहरी नींद में सो गया। वो तो आराम से सो गया, लेकिन कॉपी होल्डर्स की पूरी रात करवटें बदलते गुजरी। कहानी ऐसे मोड़ पर रुकी थी कि सबका दिल बेचैन हो उठा।
मन कर रहा था कि अभी उठाकर आगे लिखवाएं। स्पिरिट हॉल पैलेस में बिबी डोंग बेचैन होकर टहल रही थी। माथे पर बल लिए बुदबुदाई, क्या तांग सान सच में आगे चलकर स्पिरिट हॉल को तबाह कर देगा? बाईयू 5 साल पहले बिना बताए चला गया था और अब ये क्रॉनिकल बनाकर लाया है। इसके लिखे शब्दों में कितनी सच्चाई है। क्या ये सच में किसी गॉड का रीइंकार्नेशन है? बाकी कॉपी होल्डर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पूरी रात उलझन और सस्पेंस में कटी। अगली सुबह धूप खिलते ही अंगड़ाई लेते हुए उठा, अरे यार थोड़ी देर हो गई। उम्मीद है एडमिशन टेस्ट अभी छूटा नहीं होगा। तेज कदमों से श्रेक एकेडमी के ग्राउंड की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही देखा कि झाओ वुजी, तांग सान और बाकी तीनों का टेस्ट लेने की तैयारी कर रहा था। झाओ सर, इस बार तो काफी कैंडिडेट्स आए हैं, क्यों ना आज का टेस्ट मैं ले लूं? झाओ वुजी ने मुड़कर देखा और ठहाका लगाकर बोला, चल ठीक है, जब तू खुद सामने से आया है तो मना क्यों करूं? पर हाथ थोड़ा हल्का रखना, ये सब बच्चे आगे चलकर तेरे क्लासमेट्स बनने वाले हैं। अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुस्कुराते हुए उसने एक अगरबत्ती निकाली और जमीन पर गाड़ दी। बिना माचिस के अगरबत्ती का टिप खुद ब खुद जलने लगा। एक अगरबत्ती जलने तक का टाइम है, जो मेरे हाथों टिक गया। समझो टेस्ट क्लियर। फिर दाई मुबाई की तरफ देखकर बोला, अरे बॉस दाई, बड़े दिनों बाद दिखे, आजकल लाइफ कैसी चल रही है? दाई मुबाई के चेहरे पर थोड़ी झिझक आई, बस कट रही है भाई। भाई कब वापस आए? टेस्ट के बाद मेरी तरफ से पार्टी, साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। पहले इन बच्चों का हिसाब चुकता कर लें, फिर बात करते हैं। आगे कुछ न कहते हुए उंगलियां मटकाते हुए अगरबत्ती के पूरे जलने का इंतजार करने लगा। दाई मुबाई को इतना संभलकर बात करते देख शाओवू से रहा नहीं गया। ये कौन है? काफी स्ट्रांग लग रहा है। दाई मुबाई ने गंभीर होकर कहा, इसका नाम बाई यू है। क्या यही बाई यू है? शाओवू और निंग रोंगरोंग एक साथ चिल्ला पड़ी। यहाँ तक कि झू झूछिंग के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। दाई मुबाई ने दोनों को देखा, तुम लोग इसे जानती हो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ सिर हिलाकर बोली, नहीं तो हम नहीं जानते। उसके लेवल की बात करें तो बाई यू का लेवल कोई नहीं नाप सकता। पिछली बार जब मेरी उससे फाइट हुई थी तो उसने अपना स्पिरिट तक रिलीज नहीं किया और बस 2 मूव्स में मुझे चटा दी। दाई मुबाई का गला सूख गया था। 12 साल की उम्र में जब उसने श्रेक में एडमिशन लिया था तब वो 4th रिंग स्पिरिट मास्टर सोल सॉवरेन था। आज वो पूरे 17 साल का है। आम लोग तो इस एज में ग्रेजुएट हो जाते हैं, पर प्रिंसिपल कहते हैं कि वो अपने बराबर का कॉम्पिटिटर ढूंढ रहा है, इसीलिए आज तक एकेडमी में टिका हुआ है। तांग सान और बाकी तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे पर यकीन करना मुश्किल था। 12 साल में सोल सोवरेन, तो अब उसकी ताकत किस लेवल पर होगी? निंग रोंगरोंग और बाकी सब भी सन्न रह गए। दाई मुबाई ने उन पर नजर घुमाई। उसकी पावर का अंदाजा लगाना छोड़ो, तुम्हारे पास टाइम कम है। फटाफट अपने स्पिरिट्स और एबिलिटीज डिस्कस करो और कोई स्ट्रेटेजी बनाओ। तांग सान ने बात शुरू की, मेरा नाम तांग सान है, स्पिरिट, ब्लूरिफॉर्म ग्रास, लेवल 29 कंट्रोल सिस्टम, स्पिरिट मास्टर। शाओवू ने तुरंत कहा, मैं शाओवू, स्पिरिट, सॉफ्ट बोन रैबिट, लेवल 29 पावर अटैक, स्पिरिट मास्टर। निंग रोंगरोंग ने तांग सान को एक अजीब सी नजर से देखा। मैं निंग रोंगरोंग, स्पिरिट, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल टावर, लेवल 26 सपोर्ट सिस्टम, स्पिरिट मास्टर। जू झूछिंग ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, जू झूछिंग, स्पिरिट, हेल कैट, लेवल 27 स्पीड अटैक, स्पिरिट मास्टर। 7 ट्रेजर ग्लेजर टाइल टावर? तुम 7 ट्रेजर स्पिरिट सेक्ट से हो? तांग सान और बाकी सब चौंक गए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं घर से भागकर आई हूँ। पहले ये टेस्ट क्लियर करते हैं। मेरी स्पिरिट एबिलिटी तुम तीनों की स्पीड और पावर 30% तक बढ़ा सकती है, निंग रोंगरोंग ने जीभ चिढ़ाते हुए कहा। दाई मुबाई ने चारों को देखकर सिर हिलाया। तुम्हारी टीम काफी बैलेंस्ड है, अब सब कुछ तुम्हारी ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। जब किसी ने कोई प्लान नहीं बताया तो तांग सान ने कमान संभाली। निंग रोंगरोंग पीछे से सपोर्ट करेगी, शाओवू फ्रंट से अटैक करेगी, जू झूछिंग साइड से घेरेगी और मैं दुश्मन को अपनी ग्रास से बांध कर रखूंगा। एक साथ अटैक करेंगे। प्लान बन गया हो तो शुरू करें? मुस्कुराते हुए आवाज आई। चारों ने मुड़कर देखा। पहली अगरबत्ती जलकर राख हो चुकी थी। तैयार हो जाओ, स्पिरिट समन करो, तांग सान चिल्लाया। चारों ने एक साथ अपने स्पिरिट्स एक्टिवेट किए और निंग रोंगरोंग ने अपने सपोर्टिव बफ्स दे दिए। तभी बाई यू ने आराम से दूसरी अगरबत्ती निकालकर जमीन में गाड़ दी। चारों को डिफेंसिव मोड में देखकर वो हल्के से बोला, अगर तुम लोग अटैक नहीं करोगे तो शुरुआत मैं करता हूँ। शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि उसकी बॉडी टेलीपोर्ट होकर सीधे निंग रोंगरोंग के सामने आ खड़ी हुई। पीछे बस उसकी एक धीरे धीरे गायब होती परछाई छूट गई। उसने अपनी उंगली निंग रोंगरोंग के माथे पर रखी, पर उसे एलिमिनेट नहीं किया। शिट! तांग सान चीखा। उसकी ब्लूरिफॉर्म ग्रास ने तुरंत निंग रोंगरोंग की कमर को लपेटा और उसे खींचकर पीछे ले आया। सहमी हुई निंग रोंगरोंग को देखकर बाई यू ने शांति से सलाह दी, सपोर्ट सिस्टम वालों को हमेशा अपने साथियों के पीछे छुपकर रहना चाहिए। तांग सान ने दांत भींचकर कहा, शाओवू अटैक! तांग सान ने हाथ उठाया और शाओवू को हवा में उछाल दिया। उधर जू झूछिंग बिना कोई आवाज किए पीछे से सरक आई।
शावू ने उड़ते हुए किक मारी, पर बाई यू ने हवा में ही उसका टखना पकड़ लिया और पीछे की तरफ मोड़ दिया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे जू झूछिंग से जा टकराई। तांग सान की ब्लूरिफॉर्म ग्रास ने वक्त रहते शावू को संभाला और खींच लिया, लेकिन तभी बेलों का पूरा जाल आसमान से बाई यू पर गिर पड़ा। बाई यू की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने हवा में उंगली से एक कट मारा, एक अदृश्य एयर ब्लेड निकला और सारी बेलें गाजर मूली की तरह कट गईं। फिर उसने झटके से मुड़कर अपनी उंगलियों से हवा में चटकने की आवाजें निकाली। टिन टिन की आवाज के साथ उसने जू झूछिंग के हर एक अटैक को हवा में ही ब्लॉक कर दिया और फिर 2 उंगलियों से हल्का सा पुश करके उसे पेड़ की तरफ धकेल दिया। कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक है। अब राउंड 2 एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो जाओ, बाई यू ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों के चेहरे गंभीर हो गए। तांग सान ने पहले अटैक किया। उसकी मोटी मोटी बेलें सीधे झपटी। बाई यू ने एक बेल को हाथ से पकड़ा और कलाई को एक झटका दिया। पूरी बेल चूर चूर हो गई। तांग सान झटके से पीछे हटा, मुंह से खून की धार निकल आई। उसी पल जू झूछिंग उसकी साइड में चिपकी और कलाई से कमर पर वार करना चाहा। बाई यू ने बाएं हाथ से उसकी नाड़ी पकड़ी, हवा में घुमाया और पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। शावू सामने से दौड़ी आई और अपनी लंबी चोटी को हवा में लहराकर उसकी गर्दन लपेटना चाही। बाई यू आधा कदम पीछे हटा, अटैक से बचा और सीधे एक उंगली उसकी बॉडी पर टेक दी। एक चीख गूंजी। शावू की आंखों में गुलाबी रोशनी चमकी। उसने अपनी डोंट स्पिरिट एबिलिटी यूज करने की कोशिश की थी, पर खुद ही स्टन होकर सुन्न पड़ गई। शावू, शावू, तू ठीक है? तांग सान ने उसे गिरते देखा तो चीख पड़ा, भागकर उसे उठाया और अपनी सोल पावर उसकी बॉडी में ट्रांसफर करके उसकी बिगड़ी सांसों को संभालने लगा। बाई यू ने चारों पर नजर घुमाई और शावू पर आकर रुका। इसे कुछ नहीं हुआ, पर याद रखना, अपने से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पर मेंटल स्पिरिट एबिलिटी यूज करने की बेवकूफी मत करना। फायदा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा बैकफायर कर जाएगी। फिर उसने निंग रोंग रोंग की तरफ देखा। क्या मुझे तुझे खुद नीचे उतारना पड़ेगा? निंग रोंग रोंग का शरीर अकड़ गया। फिर उसने जीभ निकालकर कहा, आपकी तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाती हूँ। उसने अपना स्पिरिट गायब किया और भागकर जू झूछिंग के पास चली गई, जो अभी अभी सुन्न पड़ी बॉडी को संभालकर खड़ी हो रही थी। तुम लोग एक अगरबत्ती तक नहीं टिक पाए, पर तुम्हारा तालमेल और टाइमिंग कमाल की थी। तुम सब पास हो। बाई यू चारों के सामने खड़ा होकर हल्की मुस्कान के साथ बोला। तांग सान शावू को सहारा देकर निंग रोंग रोंग के पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अचरज था। जब बाई यू ने उन्हें पास कर ही दिया था तो तांग सान फिर भी आगे क्यों बढ़ रहा था? क्या शावू ही तांग सान का वो स्विच है जिसे छूते ही इसका दिमाग खराब हो जाता है? जब भी इसके अपनों पर बात आती है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाता है। बाई यू ने मन ही मन सोचा, तुम चारों मिलकर भी मेरी एक उंगली का मुकाबला नहीं कर पाए। तुम्हें सच में लगता है कि अकेले दम पर बाजी पलट लोगे? होगा या नहीं, करके देख लेते हैं। बात खत्म होते ही तांग सान ने अपनी रहस्यमयी मिस्टिक हेवन स्किल एक्टिवेट की। उसकी आंखों में गहरा बैंगनी रंग छा गया, आंखें पर्पल क्रिस्टल की तरह चमकने लगीं। उसके दोनों हाथों की स्किन सफेद संगमरमर जैसी चमकदार हो गई। पास खड़ी निंग रोंग रोंग और बाकी सब सांस रोके देखने लगी। शावू ने भी छाती से हाथ हटा लिया। 6 रोशनी की लकीरें हवा को चीरती हुई निकली, सीधे माथे, गले, दिल और पेट जैसे जानलेवा निशानों की तरफ। बाई यू ने अपनी उंगली उठाई। हवा में एक अदृश्य दीवार बन गई और सारे स्टील नेल्स हवा में ही ठहर गए। उसने हाथ का एक झटका दिया और सारे हथियार उल्टे घूमकर तांग सान की तरफ ही शूट हो गए। तांग सान का रंग उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके हथियार दुश्मन को छू भी नहीं पाएंगे और उल्टे उसी पर भारी पड़ जाएंगे। उसने तुरंत अपनी जेड हैंड्स एबिलिटी से हवा में आते नेल्स को पकड़ा और पीछे की तरफ छलांग लगाई। जमीन फाड़कर ब्लूरिफॉर्म ग्रास की कई लेयर्स उसके आगे ढाल बनकर खड़ी हो गईं। बाई यू ने अपनी उंगलियां आगे की तरफ पॉइंट की। उसकी स्पीड इतनी तेज थी मानो स्क्रीन लैग हो गई हो। रास्ते में आने वाली ब्लूरिफॉर्म ग्रास उसकी ऑरा को छूते ही तिनके की तरह बिखर गई। तांग सान ने अपनी कंट्रोलिंग ड्रैगन एंड कैप्चरिंग फीनिक्स तकनीक से बाई यू की उंगलियों का रुख मोड़ने की कोशिश की, पर उसे लगा जैसे वो किसी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। 1 इंच भी नहीं हिला पाया। झंग! एक खौफनाक मेटल टू मेटल टकराने की आवाज गूंज उठी। तांग सान की जेड हैंड्स तकनीक बाई यू के इस जोरदार हमले को झेलते हुए बुरी तरह कांप उठी। तांग सान ने अपनी हड्डियों में उठती भयानक टीस को किसी तरह दबाया और हवा में कलाबाजी खाई। जूते के निचले हिस्से से निकला छुपा हुआ धारदार ब्लेड सीधे बाई यू की ठोड़ी की तरफ लपका। बाई यू ने बस अपनी उंगली हल्की सी मोड़कर एक झटका दिया और वो मजबूत ब्लेड तिनके की तरह बीच से टूट गया। उसी झटके के असर से तांग सान हवा में उछला। उसने हवा में ही हाथ उठाया और एक सुनहरी रोशनी फेंकी। यह उसकी खतरनाक ड्रैगन विस्कर नीडल थी। बाई यू की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने हवा में हाथ घुमाकर एक भंवर जैसा चक्र बनाया, जिसने सारी नीडल्स को खींचकर एक छोटी सी गोल गेंद में समेट दिया। तांग सान जमीन पर आते ही एक घुटने के बल गिरा। उसकी पीठ से एक यांत्रिक आवाज आई और एक हाथ जितनी लंबी मिनी क्रॉसबो से तीर सनसनाते हुए बाहर निकला। जिप! अरे यार, तेरा ये नशा कभी खत्म नहीं होगा क्या? बाई यू के मन में हल्की सी झुंझलाहट हुई। उसने अपनी 2 उंगलियों के बीच उस तीर को आराम से दबोचा और एक तरफ फेंक दिया।
अगले ही पल बाई यू हवा की तरह गायब हुआ और सीधे तांग सान के सामने आ खड़ा हुआ। उसने तांग सा चेहरा अपनी हथेली में जकड़ा और बहुत तेजी से उसका सिर दाएं बाएं हिलाने लगा। झटके छोटे थे पर स्पीड इतनी तेज थी कि तांग सान का दिमाग घूम गया। लगभग 10 गहरी सांसों जितना टाइम बीतने के बाद उसने हाथ छोड़ा। तांग सान सीधे जमीन पर गिरा। उल्टियां करने जैसी हालत हो गई। उसका सिर बेकाबू होकर घूम रहा था। हाथ पांव पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे। बाई यू ने नीचे गिरकर तड़पते तांग सान को ठंडी नजरों से देखा। तूने सामने से अटैक करने की हिम्मत दिखाई। तेरी इस बेबाकी की मैं दाद देता हूँ, पर तेरे हर वार में जान लेने की नीयत होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कोई जानी दुश्मन नहीं। इस पर्सनल फाइट में तू पूरी तरह फेल है। बाकी अगर प्रिंसिपल को कोई ऐतराज हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाई यू मुड़ा और दाई मुबाई के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल बॉस दाई, आज का काम खत्म, अब दारू पीने चलते हैं। झाओ वुजी ने दोनों को दूर जाते देखकर हंसते हुए सिर हिलाया। ये लड़का भी ना कभी सुधरने वाला नहीं है। फिर तांग सान की तरफ मुड़कर बोला, तुम सब टेस्ट में पास हो गए हो, आज रेस्ट करो, कल से रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। जब तक बाई यू और दाई मुबाई श्रेक लौटे, आसमान में ढलती शाम का अंधेरा छा चुका था। दाई मुबाई ने कहा, बाई भाई, काफी देर हो गई है, मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, जा। बाई यू ने हाथ हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मन ही मन हिसाब लगाया, चलो भाई, आज की डायरी अपडेट करने का टाइम आ गया है। आज का दिन भी काफी ड्रामेबाज रहा। बेड पर लेटकर उसने मन को एकाग्र किया और लाइट शैडो क्रॉनिकल में लिखना शुरू किया। उधर जिन जिन महिलाओं के पास वो कॉपी थी, उन सबकी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। सब उत्सुकता से स्क्रीन की तरह चमकते पन्नों को ताकने लगीं। तांग हाओ की बात बाद में करेंगे, पहले आज के ड्रामे की बात करते हैं। आज तांग सान की गॉड बनने की जर्नी का पहला दिन था। श्रेक एकेडमी का एंट्रेंस टेस्ट, यही वो मोमेंट है जहां से वो अपनी किस्मत के दम पर दूसरों से पंगे लेना शुरू करता है। आज मैं खुद मेन एग्जामिनर बना और उसके इस अकड़ू व्यवहार को देखकर मैंने उसे एक बढ़िया सा ब्रेन वॉश वाला सबक सिखाया। मन तो कर रहा था कि आज ही उसका खेल खत्म कर दूं, लेकिन क्या करें। वो तांग हाओ गांव के पीछे वाले जंगल में छुपकर सब देख रहा था और इन दोनों के ऊपर वो असुरा गॉड बैठा हुआ है। जल्दबाजी में कदम उठाया तो प्लान बिगड़ सकता है, इसलिए अभी सब्र रखना पड़ेगा। डायरी पढ़ रही महिलाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरे बखेड़े के पीछे सीधे एक गॉड का हाथ है। स्टार ल्यूओ फॉरेस्ट के गहरे पानी में सिल्वर ड्रैगन किंग गुस्से से चीख पड़ी। उसकी एक दहाड़ से पूरी झील का पानी छलक कर तूफान की तरह उठने लगा। बाहर खड़े सारे स्पिरिट बीस्ट्स कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी महारानी अचानक इतनी गुस्से में क्यों आ गई हैं। देखा जाए तो मेरी किस्मत की शुरुआत तांग सान से कहीं ज्यादा बुरी थी। पुरानी लाइफ में मेरे पास न तो कोई जुड़वां स्पिरिट था और न ही कोई गॉड लेवल स्पिरिट, बस एक डॉन्ड लेवल ब्लूरीफॉर्म ग्रास थी। 4 साल से ज्यादा घिसने के बाद कहीं जाकर 10th लेवल पर पहुंचा था। 17 साल की उम्र में बड़ी मुश्किल से एक 9th ग्रेड जड़ी बूटी मिली जिसने मेरी जड़ें मजबूत की। तब जाकर मेरी सोल पावर 24 हो पाई थी। और दूसरी तरफ ये तांग सान बिना किसी कड़ी तपस्या के 12 साल की उम्र में 29th लेवल पर बैठा था। दोनों का कंपैरिजन ही बेकार है। खैर, पुरानी बातें छोड़ो, तांग सान की बात करते हैं। किस्मत का मारा नहीं बल्कि किस्मत का राजा है ये बंदा। इसके आसपास का सेटअप देखो तो दिमाग हिल जाए। डायरी पढ़ रही महिलाएं फिर से बेसब्र होने लगीं कि आगे क्या लिखा है। बाई यू ने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे अंदाजा था कि पढ़ने वाली महिलाएं इस वक्त कितनी बेचैन हो रही होंगी। तांग सान खुद क्लियर स्काई सेक्ट का वारिस है। साथ में 1 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट शाओवू घूम रही है। उसके टीममेट्स भी कोई आम लोग नहीं हैं। स्टार ल्यूओ एम्पायर का तीनड प्रिंस, जू फैमिली की दौंड बेटी और 7 ट्रेजर सेक्ट की लाडली राजकुमारी। बाकी बचे 2 भी जन्मजात फुल सोल पावर वाले जीनियस हैं। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक छोटे से गुमनाम गांव में दुनिया के सारे धुरंधरों को एक साथ ला खड़ा किया। पढ़ने वाली सभी महिलाओं ने मन ही मन इस बात को सही माना। यह इत्तेफाक वाकई पचा पाना मुश्किल था। असल में डोलुओ प्लेनेट की प्लानिंग कुछ और ही थी। तांग सान के पास आधा स्पिरिट बीस्ट का खून था और उसकी वाइफ भी स्पिरिट बीस्ट थी। प्लेनेट की 70% किस्मत उसी के पास थी। प्लान ये था कि वो इंसानों और बीस्ट्स के झगड़े को खत्म करेगा और इस प्लेनेट का लेवल बढ़ाएगा। पर बेचारी इस प्लेनेट की चेतना कॉन्शियसनेस मासूम निकली। उसे पता ही नहीं चला कि तांग सान की आत्मा को असुरा गॉड ने पहले ही बदल दिया था और वो एक बाहरी राक्षस बन चुका था। जब तांग सान ने गॉड बनने के 5 साल बाद तांग हाओ की मदद से इस प्लेनेट पर कब्जा करना चाहा, तब जाकर प्लेनेट की चेतना को होश आया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बची हुई 30% किस्मत मुझे सौंपी, जो कि स्पिरिट हॉल का बचा कुचा सदस्य था। वहीं से मेरी और तांग सान की 100 सालों की जंग शुरू हुई थी। यह पढ़कर सभी महिलाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा जैसे जिस दुनिया को वे जानती थीं, वो महज एक छलावा थी। इतनी बंदिशों की वजह से मैं आज तांग सान को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। मन तो था कि उसे अपाहिज बना दूं,
पर जंगल में तांग हाओ बैठा था। तांग हाओ को पता है कि तांग सान की आत्मा असली नहीं है, फिर भी वो उसे बचा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तांग सान के पास क्लियर स्काई हैमर है। सेक्ट का ऐसा अंधा जुनून, लो नाम लिया और शैतान हाजिर। पीछे वाले जंगल में कुछ ड्रामा शुरू हो गया है, चलो देख कर आता हूँ। डायरी पढ़ने वाली महिलाएं फिर से उलझन में पड़ गईं कि अब जंगल में ऐसा क्या होने वाला है। बाईयू ने आंखें खोली, उनकी ऑरा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो हवा में तैरता हुआ रात के सन्नाटे में पीछे के जंगल की तरफ निकल गया और एक विशाल पेड़ की चोटी पर जाकर छुप गया। वहां तांग हाओ खड़ा था, जो फ्रैंकलिन और झाओ वुजी के सामने अपनी धाक जमा रहा था। बाईयू ने पेड़ पर बैठे बैठे ही डायरी में आगे लिखा, देर रात तांग हाओ स्पेशली इन दोनों के सामने आया है ताकि अपनी पावर दिखाकर इन दोनों पर दबाव बना सके। ये पढ़कर आयिन का दिल टूटने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इंसानी रूप में आए और तांग हाओ के सामने जाकर उसकी क्लास लगाए। उधर तांग हाओ ने फ्रैंकलिन और झाओ वुजी को ठंडी नजरों से देखा। अब से ये लड़का आप दोनों के हवाले है, इतना कहकर वो आसमान में गायब हो गया। झाओ वुजी और फ्रैंकलिन ने झुककर प्रणाम किया। क्लियर स्काई सर, बेफिक्र रहिए, हम इसकी पूरी देखरेख करेंगे। बाईयू ने पेड़ की चोटी पर बैठकर पूरा तमाशा देखा, जीभ से हल्की सी चट चट की आवाज निकाली और वापस अपने कमरे की तरफ रुख किया। डायरी में आगे लिखना शुरू किया। चलो फिर से तांग हाओ की बात करते हैं। उस जमाने में जब वो आयिन को साथ लेकर घूम रहा था तो स्पिरिट हॉल की हिट लिस्ट पर आ गया। बंदा हद से ज्यादा बेलगाम और जल्दबाज था। हालांकि उसने 1 लाख साल वाली स्पिरिट रिंग हथिया ली, पर छियान, शुंजी और उसके 2 साथियों के साथ 3 दिन और 3 रात चले खूनी संग्राम में उसकी गोद में पड़े नन्हे तांग सान की सांसें उखड़ने लगी थीं। जैसे ही बच्चे की जान निकलने वाली थी, अचानक उसकी ऑरा एकदम से बदल गई और आसमान छूने लगी। तांग हाओ उसी पल समझ गया था कि उसकी गोद में खेल रहे बच्चे की आत्मा बदल चुकी है। पर हाथ में आई 1 लाख साल की स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन सामने थी। आयिन बेचारी बीज बनकर रह गई थी और बाप पहले ही निकल बसा था। इतने सारे सदमों के बाद तांग हाओ का बचा कुचा हौसला भी टूट गया। डायरी पढ़ रही महिलाओं का दिल तांग हाओ की यह कड़वी हकीकत जानकर भारी हो गया। श्रेक एकेडमी के गर्ल्स हॉस्टल में शाओवू और निंग रोंगरोंग के कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। शाओवू का चेहरा डर और हैरानी से बार बार बदल रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बंदे के साथ वो इतने टाइम से रह रही थी, वो उसे एक टाइटल डॉलुओ की नजरों के सामने रख रहा था। निंग रोंगरोंग ने तिरछी नजरों से शाओवू को देखा और मुस्कुराई। शाओवू, स्पिरिट बीस्ट्स की नॉर्मल लाइफ कैसी होती है रे? शाओवू का दिमाग कहीं और ही था। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बस वैसी ही, खाने की तलाश, आपसी लड़ाई और दिन भर सोना। बोलते बोलते अचानक उसके बोल थम गए। वो बुरी तरह कांप उठी, आंखों में खौफ छा गया। कौन सा स्पिरिट बीस्ट? तू क्या बक रही है? निंग रोंगरोंग ने आंखें छोटी की और हल्का सा हंसी। अरे बस बस, नाटक बंद कर। दोपहर में तेरे एक्सप्रेशंस देखकर ही मैं ताड़ गई थी। तेरे पास भी लाइट शैडो क्रॉनिकल की कॉपी है ना? तू सच में 1 लाख साल पुरानी खरगोश है? कौन सा खरगोश? कौन सी क्रॉनिकल? मुझे कुछ नहीं पता। शाओवू ने हड़बड़ी में हाथ हिलाते हुए साफ मना कर दिया। निंग रोंगरोंग ने उसका कंधा थपथपाया। अरे डर मत। तांग हाओ ने जब तुझे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब वो चाहता था कि तू तांग सान के साथ चिपकी रहे। तांग सान तो अभी सिर्फ ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड स्पिरिट मास्टर है। उस मुकाम तक पहुंचने में सदियां लगेंगी। और वैसे भी मेरे पास भी ये क्रॉनिकल है। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर यहाँ डर लग रहा है तो मेरे साथ 7 ट्रेजर सेक्ट चल। मेरे दादाजी और गुदादाजी तेरी पूरी हिफाजत करेंगे। वो मेरी हर बात मानते हैं। शाओवू बेड के कोने पर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखें नीची थीं। बाईयू ने आगे लिखा, तांग हाओ को शुरुआत में तो थोड़ी उम्मीद थी, पर जब तांग सान 2 साल की उम्र में खुद अपने काम करने लगा, 3 साल की उम्र में खाना बनाकर उल्टा बाप को खिलाने लगा और ऐसी मिस्टिक स्किल्स प्रैक्टिस करने लगा जो तांग हाओ के पल्ले ही नहीं पड़ती थीं, तो उसकी रही सही उम्मीद भी टूट गई। वो दिन रात शराब के नशे में धुत रहने लगा। तांग सान जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जिस दिन स्पिरिट वेकअप हुआ और तांग सान के हाथ में पहले ब्लूरीफॉर्म ग्रास दिखी तो तांग हाओ ने उसे सीधे फालतू स्पिरिट घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही तांग सान के दूसरे हाथ में क्लियर स्काई हैमर चमकी, तांग हाओ ने झटके से उसका हाथ दबोच लिया और भावुक होकर चीखा, मेरा बेटा! सच तो यह है कि उसका असली प्यार सिर्फ वो क्लियर स्काई हैमर थी। आयिन तो बस एक हादसा थी। जब तक वो उस हैमर के दम पर अपने सेक्ट में वापस लौट सकता था, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे के अंदर आत्मा किसकी है। गुफा के अंदर आयिन की ब्लूरीफॉर्म ग्रास की सारी पत्तियां पूरी तरह से मुरझाकर मिट्टी में लटक गईं। वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि तांग हाओ के बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उधर तियानदोउ सिटी में ममून शेड पावेलियन के अंदर तांग युए हुआ बेबस होकर अपने बेड के सहारे टिक गई। इम्पॉसिबल, मेरे दूसरे भैया इतने संगदिल कभी नहीं हो सकते। बाकी महिलाएं भी तांग हाओ की इस नीच हरकत पर मन ही मन थूकने लगीं।
स्पिरिट वेकअप के बाद से तांग हाउ साए की तरह तांग सान के पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस्ड स्पिरिट मास्टर एकेडमी ट्रॉफी के दौरान जब शाओवू की स्पिरिट बीस्ट वाली असलियत सबके सामने आई तो तांग हाउ खुद अधमरा होकर भी दोनों को बचाने के लिए कूद पड़ा। ये पढ़ते ही निंग रोंगरोंग ने हैरान होकर शाओवू की तरफ देखा। अबे ओए, तू खरगोश है या शेर? तेरी हिम्मत कैसे हुई अकेले स्पिरिट हॉल सिटी जाने की? उस टाइम तेरे दिमाग में चल क्या रहा था? शाओवू ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर भी झूठ बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खतरे से निकलने के बाद तांग हाउ ने शाओवू को स्टार ल्यूओ फॉरेस्ट वापस भेज दिया और तांग सान को ब्लूरिफॉर्म ग्रास के ओरिजिन की जगह ले गया ताकि उसका स्पिरिट इन्वॉल्व होकर ब्लूरिफॉर्म एम्पेरर बन सके। वाह रे आयन का आशिक। बीस्ट वाइफ को लेकर छुपने का रास्ता उसे नहीं पता था, पर बेटे का स्पिरिट इन्वॉल्व कराने का रास्ता उसे रटा हुआ था। बेचारी आयन जो गुफा में बिना धूप के तड़प रही है, उसके लिए दिल से बुरा लगता है। आयन की पत्तियां अब पूरी तरह से बेजान होकर जमीन से चिपक गई थीं। वो डिप्रेशन के सबसे गहरे दौर में जा चुकी थी। कहानी के एंड में तांग हाउ ने अपने हाथ पांव काटकर खुद को सेक्ट के हवाले कर दिया और एकांत में रहने लगा। तांग सान के बड़े होने का इंतजार करने लगा। जब तांग सान ने सेक्ट में वापसी की और उसके कटे हाथ पैर वापस जोड़े तो तांग हाउ की लाइफ का सपना पूरा हो गया। आयन को भी नई बॉडी मिल गई और पूरी फैमिली का रियूनियन हो गया। भले ही बाद में तांग सान के साथ मेरी फाइट में तांग हाउ मेरे हाथों मारा गया, पर अपनी लाइफ के आखिरी पल में वो यही कह सकता था कि उसे अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं था। तांग हाउ का चैप्टर यहीं खत्म। बाई यू ने अपनी आंखें मूंदी। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी तैरने लगी। मन ही मन बुदबुदाया। डोलुओ प्लेनेट की विल चेतना चाहती थी कि किस्मत का बेटा दोनों स्पीशीज को मिलाकर गॉड रियल्म के रूल्स तोड़े। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था, पर अफसोस उसने अपनी बाह पर बने एक पुराने तलवार के निशान को देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उतरी। असुरा, तेरा हिसाब बाकी है। अगली सुबह बाई यू तड़के उठकर सोटो सिटी से गर्मा गर्म नाश्ता पैक करवा लाया। जैसे ही उसने श्रेक अकेडमी की मेस कैंटीन में कदम रखा, वहां का अजीब सा माहौल मुंह पर आ लगा। दाई मुबाई और माँ होंगजुन एक कोने में बैठकर फुसफुसा रहे थे। निंग रोंगरोंग और शाओवू मेस के रूखे नाश्ते को देखकर मुंह बना रही थीं। जू झूछिंग एक कोने में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। तांग सान सिर झुकाए शाओवू के बगल में बैठा किसी सोच में डूबा था। बायू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। क्या बातें चल रही हैं भाई? मैं सोटो सिटी से बहुत सारा नाश्ता लाया हूँ। टेबल्स जोड़ो और सब मिलकर खाओ। वैसे वो ऑस्कर कहाँ मर गया? माँ होंगजुन ने जैसे ही बाईयू को देखा, हाथ का सूखा बाओजी स्टीम्ड बन फेंककर खड़ा हो गया। भाई भाई, आप एकदम सही टाइम पर आए हो। निकालो नाश्ता। ऑस्कर साला अभी तक सो रहा है, उसे छोड़ो। भाई भाई, आप मेरा फैसला करो। ये बॉस दाई नहीं आई जूनियर पर लाइन मार रहा है और मुझे धमका रहा है। बाहर तो दिन में 3-3 जगह मुंह मारता है और एकेडमी में आकर भी दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ता। मोटे, अपनी बकवास बंद कर। दाई मुबाई का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो चीख पड़ा। जू झूछिंग ने जैसे ही यह सुना, उसकी नजरों में ठिठुरन आ गई। उसने अपनी प्लेट सरकाई और बिना कुछ बोले टेबल से उठकर बाहर निकल गई। निंग रोंगरोंग शाओवू का हाथ पकड़कर टेबल के पास आई और माँ होंगजुन को घिनौनी नजर से देखा। अभी उम्र ही क्या है तेरी? मुंह खोलते ही सिर्फ लड़कियों की बातें। माँ होंगजुन ने कंधे उचकाए। अरे मैडम, मेरी तो पहले भी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। बस फर्क इतना है कि वो सब शक्ल सूरत में नॉर्मल थीं, कोई खास अप्सराएं नहीं थीं। तांग सान काफी देर झिझकता रहा, फिर रेंगते हुए टेबल के पास आया। बातें बंद करो, जल्दी खाना खाओ। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सबको असेंबल करेंगे। मैं ऑस्कर और जू झूछिंग के लिए खाना ले जाता हूँ। बाई यू को दूर जाते देखकर दाई मुबाई की आंखों में उलझन और जलन के भाव तैर गए। उसके होंठ हिलते रहे, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऑस्कर को जगाकर उसका नाश्ता देने के बाद बाई यू सीधे जू झूछिंग के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और कुंडी खटखटाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने 2 बार और नॉक किया। मैं हूं, बाई यू। दरवाजा धीरे से खुला। जू झूछिंग की आंखें उतरी हुई थीं। उसने बिना कुछ बोले बाजू होकर रास्ता दे दिया। अंदर आ जाओ। जैसे ही बाईयू ने कमरे में कदम रखा, जू झूछिंग झटके से मुड़ी और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या मेरे पास अभी भी अपनी किस्मत पलटने का कोई चांस है? बाईयू ने खाना टेबल पर सजाते हुए कहा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो सामने है वो खाओ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। अगर तुम एकदम बेबस भी हो गई, तब भी तुम्हारी बहन आगे चलकर क्राउन प्रिंसेस बनेगी और तुम्हारी जान तो बचा ही लेगी। कम से कम तुम्हें मरने तो नहीं देगी। थोड़ा रुककर उसने आगे जोड़ा, लेकिन अगर तुम अपनी किस्मत की चाबी खुद अपने हाथ में लेना चाहती हो तो मेरे साथ कल्टीवेट कर सकती हो। पर याद रखना, मेरे पीछे मेरी अपनी पावर और सेक्ट है। मेरी तकनीकें सीखने का मतलब होगा मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना, जिसके बाद स्टार ल्यूओ एम्पायर की जू फैमिली में लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठंडे दिमाग से सोच लो। जू झूछिंग सिर झुकाए खामोश खड़ी रही, फिर खामोशी से टेबल पर रखा खाना खाने लगी। बाई यू ने उसे देखा और सिर हिलाया। पहले पेट भरो, ग्राउंड में बेल बजते ही टाइम पर पहुंच जाना। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने मुड़कर देखा और मन ही मन सोचा, ये बड़े खानदानों के बच्चे भी कमाल होते हैं। फैमिली का ठप्पा और बेड़ियां कभी पूरी तरह तोड़ ही नहीं पाते, भले ही
अंदर से कितने ही पिस रहे हों। ग्राउंड में थोड़ी देर टहलने के बाद उसे बोरियत होने लगी तो वो वापस अपने हॉस्टल आकर डायरी के पन्ने पलटने लगा। आज का दिन तो बड़ा उबाऊ रहने वाला है। फ्रैंकलिन सर वही अपने पुराने 3 पैंतरे आजमाएंगे। फीस ऐंठो, सबको फ्री छोड़ो और रात में ग्रेट स्पिरिट एरिना में फाइट के लिए ढकेल दो। बच्चों को ट्रेन करने का उनका एक ही स्टाइल है, जंगली तरीका। फ्रैंकलिन का कंट्रोलिंग नेचर बहुत स्ट्रांग है, जबकि निंग रोंग जन्मजात जिद्दी और अकड़ू है। आज फ्रैंकलिन के भाषणों से इन दोनों में पक्का बखेड़ा खड़ा होने वाला है। देखना यह है कि ये नन्ही राजकुमारी उसका प्रेशर झेल पाती है या नहीं। उधर हॉस्टल में शाओवू ने जब निंग रोंग को चुपचाप खाना ठूंसते देखा तो उसकी हंसी छूट गई। निंग रोंग ने घूर कर उसे एक गुस्सा भरी नजर दी। खैर, इन बच्चों का ड्रामा तो चलता रहेगा, छोड़ो। इससे अच्छा तांग सान का अगला चैप्टर खोलते हैं। तांग हाओ ने जब तांग सान को अपनाया तो उसे लोहार के काम में लगा दिया ताकि उसकी बॉडी और हैमर की पावर मजबूत हो सके। तांग सान तब तक लोहे पर हथौड़े बरसाता रहा जब तक स्पिरिट मास्टर एकेडमी में उसके एडमिशन का टाइम नहीं आ गया। वहां पहुंचते ही उसे 2 ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसकी पूरी लाइफ बदल दी, यू शियाओगांग और शाओवू। शाओवू की बात बाद में करेंगे, पहले यू शियाओगांग को लेते हैं। दुनिया उसे बहुत बड़ी स्पिरिट थ्योरिस्ट मास्टर मानती है, पर असलियत यह है कि वो तांग सान की लाइफ का सबसे बड़ा बोझ था। तांग सान जब पूरी टीम को लेकर गॉड बनकर स्वर्ग में सेटल हो रहा था तब उसने यू शियाओगांग को मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। उसका सीधा डायलॉग था, तुम तो 30 लेवल पर अटके 50 साल के बुढ़े हो, इतने में ही खुश रहो, ज्यादा उड़ो मत। हेवन डॉ एम्पायर की लानबा एकेडमी में लियू एरलोंग के पूरे शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। उसके लकड़ी के कॉटेज में उसकी चीख गूंज उठी, शियाओगांग, आखिरकार मुझे तुम्हारा सुराग मिल ही गया। और स्पिरिट हॉल वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओगांग का नाम कीचड़ में घसीटने की? तुम सबकी तो मैं जान ले लूंगी। उधर स्पिरिट हॉल पैलेस में बिबी डोंग की उंगलियां अपनी गद्दी के हत्थे पर कस गईं। आंखों में पल भर के लिए पुरानी यादों का दर्द आया, पर अगले ही पल चेहरा वापस ठंडा और सख्त हो गया। पहले यू शियाओगांग के खानदान की पोल खोलते हैं। वो ब्लू ड्रैगन सेक्ट के पैट्रियार्क का बेटा था, बचपन में जिसे शहजादों जैसा लाड प्यार मिला, पर जैसे ही उसकी स्पिरिट अवेकनिंग हुई उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो शक्तिशाली ब्लू ड्रैगन स्पिरिट अवेकन करने में नाकाम रहा और उसकी जगह सुअर और कुत्ते जैसा दिखने वाला एक अपंग स्पिरिट बाहर आया। जन्मजात सोल पावर एक स्टोन लेवल से भी कम थी। लाइफ सीधे पाताल में जा गिरी। हालांकि उसका बाप एक टाइटल डोलुओ था और उसने बेटे को सुधरने में पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी उसकी प्रोग्रेस कछुए से भी धीमी रही। जब हार मान गया तो उसने अपनी थ्योरी का नाटक रचा ताकि किसी तरह अपनी कमियों पर पर्दा डाल सके, पर उसकी थ्योरीज में इतने लूप होल्स थे कि पूछो मत। 20 साल की उम्र में अपनी डॉन्ट स्पिरिट रिंग के लिए उसने जहरीले स्पिरिट बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे आगे बढ़ने का बचा कुचा रास्ता भी हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। यह बात कोई नहीं जानता कि उसकी असली ओरिजिनल स्पिरिट कोई कचरा बीस्ट नहीं बल्कि गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन थी। बस बात इतनी थी कि उसकी अपनी बॉडी का बेस इतना कमजोर था कि वो सेक्रेट ड्रैगन की पावर को झेल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट डिग्रेड होकर कचरा बन गई। अगर अपनी जवानी के दिनों में वो ड्रैगन माउस या लाइट एट्रीब्यूट वाले स्पिरिट बीस्ट्स के रिंग्स चुनता तो शायद सेक्रेट ड्रैगन को दोबारा जगाने का चांस होता, पर उसने तो अपना ज्यादा दिमाग चलाया और सीधे पॉइजन एट्रीब्यूट की रिंग चुन ली। इस एक बेवकूफी ने सुधार के सारे रास्तों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। लानबा एकेडमी के कॉटेज में लियू एरलोंग का गुस्सा फिर से बेकाबू हो गया। बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर किसी ने शियाओगांग के खिलाफ एक शब्द भी बकवास करने की हिम्मत की तो मैं उसे अपनी जान से मार दूंगी। पर कहते कहते उसकी आवाज अचानक थम गई। उसे झटके से याद आया कि उनका 3 वे स्पिरिट फ्यूजन अटैक वाकई में गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन को ही समन करता था और उसका मेन बेस हमेशा यू शियाओगांग की स्पिरिट ही बनती थी। ये पढ़कर बाकी सभी महिलाओं के होश उड़ गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 29 लेवल पर अटका हुआ वो नाकामयाब बंदा अपने अंदर इतना खौफनाक पोटेंशियल छुपाए बैठा था। स्टार लियो फॉरेस्ट की गहराई में सिल्वर ड्रैगन किंग ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, क्या इस बंदे को किडनैप करके इसके अंदर की सेक्रेट ड्रैगन ऑरा निकाल लूं? पर अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया। रहने दो, इसका बेस इतना सड़ा हुआ है कि इस पर टाइम बर्बाद करना फालतू है। यू शियाओगांग 29 लेवल पर आकर हमेशा के लिए अटक गया। लोगों के तानों और बेइज्जती से तंग आकर उसने घर छोड़ दिया और सीधे स्पिरिट सिटी की तरफ भाग निकला, जहां दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिट नॉलेज बैंक था। वहां पहुंचने के बाद उसे समझ आया कि बाहरी सेक्ट्स के लोगों को स्पिरिट हॉल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखने की इजाजत नहीं थी। वो तड़प ही रहा था कि उसकी मुलाकात उस समय की होली सेंट बिबी डोंग से हो गई। उसे लगा जैसे किस्मत मेहरबान हो गई हो। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मासूम बिबी डोंग को ऐसा फंसाया कि दोनों लवर्स बन गए। यहाँ मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, बिबी डोंग की चॉइस वाकई में कचरा थी। अपने ही खानदान से बेदखल किए गए एक नाकाम इंसान से कोई प्यार कैसे कर सकता है? अगर दुनिया में मूर्खता का कोई अवार्ड होता तो बिबी डोंग उसमें टॉप करती। बकवास। बिबी डोंग झटके से अपनी गद्दी से उठ खड़ी हुई। उसने अपना एम्परर स्टाफ फर्श पर इतनी जोर से पटका कि पूरा हॉल कांप उठा।
हॉल में रिपोर्ट दे रहे सारे एल्डर्स और बिशप्स डर के मारे झुक गए। मैडम, गुस्सा शांत कीजिए। सबके दिलों में दहशत बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी रिपोर्ट में ऐसी क्या गलती थी जो पोप इतनी भड़क गई। कुछ नहीं, अपनी रिपोर्ट जारी रखो। बिबी डोंग ने एक लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को दबाया और मन ही मन उस लिखने वाले को गालियां देने लगी। यू शियाओगांग ने होली सेंट के बॉयफ्रेंड होने का पूरा फायदा उठाया और स्पिरिट हॉल की सीक्रेट लाइब्रेरी के हर पन्ने को चाट डाला। पर किस्मत की मार देखो, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी उसे अपनी स्पिरिट ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला। उम्मीदें टूटी तो उसने स्पिरिट सिटी छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते बिबी डोंग को भी अपने साथ भगाकर ले जाना चाहता था। पर स्पिरिट हॉल अपनी सेंट को किसी ऐरे गहरे फालतू इंसान के साथ कैसे जाने देता। थोड़े ही टाइम में छियान श्यूंजी ने यू शियाओगांग को स्पिरिट सिटी से लात मारकर बाहर निकाल दिया और बिबी डोंग को नजरबंद कर दिया। बैंग! बिबी डोंग का हाथ अपनी गद्दी के हत्थे पर इतनी जोर से पड़ा कि उसमें दरारें आ गईं। उसकी आंखों में जानलेवा नफरत तैरने लगी। तभी उसके कानों में एक ठंडी तलवार की झंकार जैसी आवाज आई, जिससे उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। बाकी रिपोर्ट बाद में सुनना। तुम सब बाहर निकलो। एल्डर्स बिना एक पल गंवाए मैस की तरह हॉल से बाहर भाग निकले। उधर हेवन डॉ एम्पायर के प्रिंस पैलेस में प्रिंस श्वे छिंघे का रूप धरे छियान रेनशुए का चेहरा गुस्से और दर्द से भर आया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो उस एक मामूली नाकाम इंसान की वजह से तुम मेरे पिता से नफरत करती रही और उसी की वजह से मुझसे भी नफरत की? आई कांट बिलीव दिस। यू शियाओगांग बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से निकल गया। औकात भले ही दौंड फॉर्म की थी, पर नाम कमाने का कीड़ा काट रहा था। जब खुद कल्टीवेट करके कुछ नहीं उखाड़ पाया तो उसने अपनी थ्योरी के दम पर फेमस होने का प्लान बनाया। थोड़े ही टाइम में उसने अपनी मशहूर 10 कोर कॉम्पिटिशंस ऑफ स्पिरिट्स थ्योरी दुनिया के सामने फेंकी। पर सच बात तो यह है कि उस थ्योरी का 30% कंटेंट स्पिरिट हॉल की लाइब्रेरी से चुराया हुआ था, 20% ब्लू ड्रैगन सेक्ट के रिकॉर्ड से उठाया गया था और बाकी का 50% उसका अपना फालतू का इमेजिनेशन था, जिसका कोई प्रूफ नहीं था। मिसाल के तौर पर बर्थ सोल पावर ही स्पिरिट का असली पोटेंशियल तय करती है। यह बात सिर्फ आधी सच है। इंसान का अपना बॉडी बेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एक ही स्पिरिट वाले दो लोगों की बर्थ सोल पावर अलग हो सकती है। और उसका वो सबसे बड़ा डायलॉग, दुनिया में कोई कचरा स्पिरिट नहीं होती, सिर्फ कचरा स्पिरिट मास्टर्स होते हैं। ये तो शुद्ध बकवास है। मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मानता हूँ। मैंने खुद कई टेक्निक्स बनाई, पर अगर मुझे वो 9 ग्रेड हर्ब नहीं मिलती तो मैं शायद अपनी पुरानी लाइफ में कभी सोल डोलुओ भी नहीं बन पाता। लानबा एकेडमी में लियू एरलोंग ने गुस्से में आकर जमीन पर ऐसा मुक्का मारा कि फर्श फट गया। उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी, पर उसके पास बाई यू के तर्कों का कोई जवाब नहीं था। बाकी डायरी पढ़ने वाली महिलाओं ने भी मन ही मन इस बात से सहमति जताई। बिना सोल पावर के बड़ी बड़ी बातें करना सिर्फ बेवकूफी है। उधर श्रेक एकेडमी के ग्राउंड में फ्रैंकलिन का भाषण अभी अभी खत्म हुआ था। वो निंग रोंग रोंग और ऑस्कर को अपनी बातों से दबाने ही वाला था कि जू झूछिंग की ठंडी आवाज गूंजी, प्रिंसिपल सर, आपकी अपनी सोल पावर कितनी है? आपकी असली ताकत क्या है? फ्रैंकलिन रुका और बाकी सब भी उत्सुकता से देखने लगे। फ्रैंकलिन ने थोड़े ब्रेक के बाद सीरियस होकर कहा, मैं बताना नहीं चाहता था, पर अगर जानना चाहते हो तो सुनो। 1 साल पहले बाई यू और झाओ वुजी के बीच एक फाइट हुई थी। वो मैच टाई रहा, पर असल में झाओ वुजी हार चुका था, क्योंकि पूरे मैच में बाई यू ने अपनी स्पिरिट तक रिलीज नहीं की। उसने सिर्फ अपनी सोल पावर और अपनी बनाई टेक्निक से झाओ वुजी के स्पिरिट ट्रू फॉर्म को पानी पिला दिया था। उस टाइम बाई यू सिर्फ 16 साल का था और उसकी सोल पावर 66 लेवल सोल एम्पेरर थी। ये सुनते ही तांग सान और बाकी सबका दिमाग सन्न रह गया। मुंह खुले के खुले रह गए। दाई मुबाई ने सबसे पहले खुद को संभाला। वो बंदा इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? उसकी स्पिरिट क्या है? फ्रैंकलिन ने तांग सान पर नजर डाली। उसकी स्पिरिट ब्लूरिफॉर्म ग्रास है। क्या? ब्लूरिफॉर्म ग्रास? तांग सान के मुंह से चीख निकल गई। अरे बाप रे! तांग सान का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। दिमाग में विचारों का तूफान आ गया। फ्रैंकलिन ने इन हैरान परेशान बच्चों को देखा और सिर हिलाते हुए बोला, उसके बारे में सोचकर दिमाग मत खपाओ। तुम सब अभी उस लेवल से बहुत दूर हो। फटाफट अपना माइंडसेट ठीक करो। शाम को सबको ग्रेट स्पिरिट एरिना भी जाना है। जी। चारों हड़बड़ाए से अलग अलग दिशाओं में निकल गए। बाई यू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके नाम ने ग्राउंड में कितना बड़ा भूचाल ला दिया है। वो तो मस्त होकर बिस्तर पर पड़ा पड़ा यू शियाओगांग की आगे की पोल खोल रहा था। स्पिरिट सिटी से लतियाए जाने के बाद यू शियाओगांग ने पूरे महाद्वीप में भटकना शुरू किया। रास्ते में उसकी मुलाकात फ्रैंकलिन और लियू एरलोंग से हुई। सड़कों पर भटकने वाला फ्रैंकलिन और अपनी फैमिली से भागी हुई लियू एरलोंग, दोनों ही यू शियाओगांग की उस लूप होल से भरी थ्योरी से इंप्रेस हो गए। तीनों ने मिलकर दुनिया घूमने का प्लान बनाया। फिर आगे वही घिसा पिटा त्रिकोण वाला ड्रामा शुरू हुआ। 2 लड़कियां उस पर फिदा थीं, पर गांजी यू शियाओगांग का दिल सिर्फ लियू एरलोंग पर आया। फ्रैंकलिन ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना रास्ता बदल लिया और दोनों को एक होने दिया। ये पूरा ड्रामा एकदम तांग हाओ, आयिन
और तांग शियाओ जैसा ही था। लानबा एकेडमी में लियू एरलोंग की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। उसने धीरे से बुदबुदाया, शियाओ गांग। बाई यू ने उठकर एक ग्लास पानी पिया, हथेली से सोल पावर निकाली और एक झटके में पानी में बर्फ की ठंडी परत जम गई। ठंडे पानी का एक घूंट मारकर वो फिर से लिखने लगा। फ्रैंकलिन के हटने के बाद गांजी और लियू एरलोंग ने शादी करने का फैसला किया, पर लाइफ में सब कुछ प्लान के मुताबिक कहाँ होता है। शादी के ठीक एक दिन पहले गांजी के चाचा यानी लियू एरलोंग के सगे बाप वहां टपक पड़े। दुनिया के सभी बहन भाइयों की शादी अमर रहे का नारा लगा और उनकी शादी का बैंड बज गया। डायरी पढ़ रही महिलाओं का सिर घूम गया। इस ट्विस्ट पर किसी की हंसी छूट रही थी तो किसी को तरस आ रहा था। सबने मन ही मन सोचा कि बाई यू की भाषा वाकई कितनी चुभने वाली है। बाई यू, तू मरेगा मेरे हाथों। लियू एरलोंग का एक मुक्का जमीन पर ऐसा पड़ा कि पूरी लानबा एकेडमी में तीसरे झटके का भूकंप आ गया। एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स परेशान थे कि उनकी डायरेक्टर आज इतनी बौखलाई हुई क्यों है। शादी टूटते ही गांजी फिर से बिना कुछ बोले रफू चक्कर हो गया। अब सवाल यह है कि क्या उसे पता था कि लियू एरलोंग उसकी कजन है? अगर पता था तो बिना पूछे शादी का नाटक रचाना सरासर अनफेयर था, और अगर नहीं पता था तो इतने सालों की उसकी थ्योरी किस काम की? क्या वो अपनी ही फैमिली के ब्लू ड्रैगन स्पिरिट का म्यूटेशन भी नहीं पहचान पाया? खैर, गांजी का तो स्टाइल ही यही है, बातें बड़ी बड़ी, काम में जीरो। इज्जत प्यारी थी तो दुम दबाकर सीधे नोटिंग सिटी के एक कोने में जा छुपा और उल्लू बनकर बैठ गया। बेचारी लियू एरलोंग वहीं अटकी रही और पागलपन की हद तक पहुंच गई। वाह, ये है शरीफ लोगों का अंजाम। सीख ये मिलती है कि लाइफ में जब भी कोई रायता फैले तुरंत पतली गली से निकल लो। बैंग! एक और खौफनाक आवाज हुई। लियू एरलोंग के मुक्कों से बना गड्ढा अब एक छोटे तालाब का रूप ले चुका था। उसकी आंखों में आग उबल रही थी। तू झूठ बोल रहा है। शियाओगांग कोई भगोड़ा नहीं है, उसकी अपनी मजबूरियां थीं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। भले ही वो चिल्ला रही थी, पर उसके लहजे में अब वो पहले वाली अकड़ गायब हो चुकी थी। डायरी पढ़ रही महिलाएं भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पिछली लाइफ की यादें रखने वाला बंदा इतना फनी और बेबाक हो सकता है। अगांजी ने अपनी फैमिली के रसूख का इस्तेमाल किया और नोटिंग सिटी की एक प्राइमरी एकेडमी में वो मास्टर बन गया जो कभी कोई क्लास नहीं लेता था। क्योंकि गांजी भले ही खुद बेकार था, पर वो स्मॉल मैच नहीं खेलता था। उसे उस छोटी एकेडमी के बच्चे और टीचर्स अपने लायक नहीं लगते थे। वैसे सच तो ये है कि वो टीचर्स भी उसे कचरा ही समझते थे। इस तरह उसने कई साल आवारागर्दी में काटे जब तक तांग सान का एडमिशन नहीं हुआ। जब उसने तांग सान के फॉर्म पर पढ़ा, स्पिरिट, ब्लूरीफॉर्म ग्रास, बर्थ सोल पावर, फुल दस्त लेवल, गांजी की बाँछें खिल गईं। उसे लगा कि दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की जैकपॉट लॉटरी लग गई है। उसने तांग सान के सामने अपनी किताबी नॉलेज का ऐसा जाल बुना कि बेवकूफ तांग सान, जिसने कभी स्पिरिट्स की पढ़ाई नहीं की थी, वहीं घुटनों पर बैठकर उसे अपना गुरु और बाप मान बैठा। उसके बाद गांजी ने अपनी सड़ी हुई थ्योरी तांग सान पर थोप दी और उसे पहली ही रिंग पॉइजन एट्रीब्यूट की दिलवा दी। बेचारी ब्लूरीफॉर्म एम्प्रेस की ब्लड लाइन का दम ही घुट गया था। गुफा में आ यिन की पत्तियां तड़प उठीं। उसके दिल में दुख और गुस्सा एक साथ भर आया। लियू एरलोंग गड्ढे में बैठी रह गई। उसके पास अब बचाव में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बाई यू पूरी तरह से अपने लिखने के फ्लो में बह चुका था। अगर वो किसी नॉर्मल एक स्टोन या डोंड लेवल वाले बच्चे को ये पॉइजन वाली रिंग दिलवाता तो बात समझ आती, कम से कम उसकी अटैक पावर बढ़ती। पर उसने चुना किसको? तांग सान को। इस वजह से तांग सान की पहली 4 रिंग्स आगे चलकर पूरी तरह बेकार साबित हुई। अगर ब्लूरीफॉर्म फॉरेस्ट के बीस्ट्स ने मदद न की होती तो तांग सान का स्पिरिट पूरी तरह डिग्रेड हो जाता। और सच बताऊं, अगर गांजी ने अपनी पुरानी आशिकी का इस्तेमाल करके मेरी उस अंधी टीचर से ट्विन स्पिरिट कल्टीवेशन का सीक्रेट फॉर्मूला न चुराया होता तो तांग सान ने कब का गांजी को निपटा दिया होता। तांग सान का तो फेमस डायलॉग ही यही था ना, तुमने अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है। स्पिरिट हॉल के पैलेस में बिबी डोंग ने अपना सिर थाम लिया। उसकी कलाई की नसें तन गईं। यू शियाओगांग, तू वाकई नीच निकला। अगांजी की सबसे घटिया हरकत तो स्पिरिट हॉल के खत्म होने के बाद हुई। उसने मेरे नोट्स चुराए, उन पर अपना नाम चिपकाया और अपनी नई बुक लॉन्च कर दी, थ्योरी ऑफ हेवन एंड अर्थ अट्रैक्शन। अबे ढोंगी, क्या तूने खुद कभी वो कल्टीवेट की है? वो कल्टीवेशन कोई कुत्ता भी ना करे, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए। खैर, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आया, पर इतना नहीं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा भड़काती है वो है उसकी नामर्दगी। जब ब्लू ड्रैगन सेक्ट तबाह हो चुका था तब उनके रिश्ते के बीच कोई नहीं था। मैं उसे मारना चाहती थी, पर वो तांग सान के पीछे छुपा रहता था। मैं उस समय सिर्फ एक सोल डोलुओ थी, इसलिए मैंने लियू एरलोंग को किडनैप किया ताकि गांजी बाहर आए। पर मुझे क्या मिला? लियू एरलोंग प्रेग्नेंट थी और मैंने शर्त रखी कि अपनी जान देकर अपनी वाइफ और बच्चे को बचा लेफ्टिनेंट, पर वो नहीं आया। उसने तांग सान से झूठ बोल दिया कि मैंने लियू एरलोंग को मार दिया है ताकि तांग सान मुझसे बदला ले। मैंने तरस खाकर प्रेग्नेंट लियू एरलोंग को छोड़ दिया और बाद में मुझे पता चला कि वो पागल औरत वापस जाकर उसी गांजी के साथ रहने लगी।
काश मैंने उस दिन उस बेवकूफ औरत को मार दिया होता, ताकि वो ऊपर जाकर मेरे उस अंधे टीचर से बहस करती कि दोनों में से बड़ा बेवकूफ कौन था। धड़ाम। लानबा एकेडमी के ग्राउंड में एक खौफनाक धमाका हुआ। वो गड्ढा अब एक पूरी झील बन चुका था। लियू एरलोंग हाँफ रही थी, उसकी आंखें लाल थीं। नहीं, शियाओगांग ऐसा कभी नहीं कर सकता। बाई यू, तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझे मार डालूंगी। उसने अपनी स्पिरिट ट्रू फॉर्म एक्टिवेट की और आसमान में उड़ते हुए सीधे श्रेक एकेडमी की तरफ झपटी। पर जैसे ही वो हेवन डॉ एम्पायर की सीमा से बाहर निकली, उसकी बॉडी अचानक थम गई। हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके दिमाग में पुरानी यादों के पन्ने अपने आप खुलने लगे।